MS पे या Zoom पे? MS पे, ओके गुड, राइट. सो नेक्स्ट क्लास से हम भी MS पे स्टार्ट करेंगे. आज मेरा पता नहीं MS में कुछ प्रॉब्लम है, राइट. That's why वो क्लास शेड्यूल हो नहीं रही थी, बट नो वरीज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी क्लास इन द कमिंग, राइट, ऑन दी MS ओनली. MS पे स्टार्ट करेंगे, राइट. ओके गाइस, राइट. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा MS का? ठीक है, फाइन गई. क्लास तो बिल्कुल सही जा रही है, ऐसा उस पर कुछ है नहीं प्रॉब्लम. ओके, राइट. सो फाइन, गुड. Now let's talk about this over here. Right. अब हमने last class में we stated about the process for DNA, RNA and all these things. Number of nucleosome in human is 3.3 × 10⁻⁷. Right. हाँ, 200 से divide कर दो, ठीक है. Right. Human diploid cell. ठीक है, आपको diploid लिख दो बस उसके आगे. Human के आगे जब भी लिखोगे diploid का status mention करोगे तब उसको complete करोगे, ठीक है ना. Right. तो अब हमने यहाँ पर state किया इसको. Right, over here, right, as the properties of genetic material last time किया था, हर्शी चेज experiment किया था हमने, यहाँ पर ग्रिफिथ का experiment पढ़ा था, right. तो everyone understood till that point, वहाँ तक सब कुछ clear है सबको, right. Okay, फटाफट एक question लिखो जरा, write a question quickly, right. Yes, very good, right. Write a question लिखो सबसे पहले. If a transformation experiment is performed, let me write over here. If a transformation experiment is performed, using 3 test tubes, where each test tube is added with heat-killed S3 and R2 string. But in test tube A, protease is added. Test tube B, RNase, and test tube C, DNase is added. Right. In which test tube do transformation occur? Quickly, guys. फटाफट से. In which test tube do transformation occur? Okay. Very good. हाँ, मुझे यही एक था कि ये डाउट जरूर आएगा, क्योंकि आंसर मुझे 2 ही मिल रहे हैं इसमें. जो मुझे पता था कि एक ग्रुप आंसर 1 देगा और दूसरा देगा, वही हो रहा है एक्चुअली. हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन होगा कब, पहले तो मुझे ये समझाओ. ट्रांसफॉर्मेशन अकर व्हेन द डीएनए हैज बीन ट्रांसफर्ड ना. जब डीएनए को ट्रांसफर किया जाएगा तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, करेक्ट. तो अब अगर डीएनए का ट्रांसफर मींस डीएनए का अपटेक होगा, डिपेंड करेगा ना, इट एंटायरली डिपेंड ऑन द कॉम्पिटेंस. अब अगर मैंने कहा यहाँ पर कॉम्पिटेंस पे डिपेंड करता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटेंस इफ आई विल सी डीएनए अगर वहां पर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वो पिकअप होगा. आपने टेस्ट ट्यूब में प्रोटीएज डाला तो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, डीएनए तो भी इनटेक एज इट इज है. आपने डीएनए को डाला तो आपने यहाँ पर कहा डीएनए को डालते ही डीएनए वहां से हट गया, राइट. अगर डीएनए वहां से हट गया तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, तो डीएनए तो बाहर जाएगा ही नहीं, तो कैसा कॉम्पिटेंस, राइट. वो तो होगा ही नहीं ना हमारे पास, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं उसके अंदर. तो ट्रांसफॉर्मेशन विल अकर ओनली इन ए एंड बी, क्योंकि उसमें डीएनए इंटैक्ट है. सी के अंदर डीएनए अभी भी इंटैक्ट आपका नहीं. अब समझ आया सबको पॉइंट यहाँ तक? एवरीवन अंडरस्टूड, right? That's some specific point for the transformation, right? Okay guys, right. तो ये तो जिनका आंसर सी आया था ना, राइट, वो जरा ध्यान रखें इसको. राना, रजुल, अनुष्का, राइट, कि सी में तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं. ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किस में? ए एंड बी में, राइट. ए और बी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा.
फाइन। अच्छा, उसी के बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, राइट। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में, राइट, व्हाई वी हैव फिक्स्ड ओवर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सल्फर ओनली, right? What's the correct reason why Hershey-Chase experiment is actually fixed on utilizing, right, उसने use किया था आपका यहाँ पर, right, complete radioactive phosphorus और radioactive sulfur को? What's the reason behind it, right? सोचो जरा इसका थोड़ा सा reason, क्या reason होगा इसके पीछे? Very good. And apart from that, Kajal? Because we are using the raw material as virus, and virus is having only the two things as a capsid in DNA, bacteriophage, right? And T2 bacteriophage is having a capsid with the sulfur and for DNA with the phosphorus. That is why we have used radioactive phosphorus and sulfur. अब समझ आए यहाँ तक का point, right? Okay, if you are using radioactive phosphorus and sulfur, which is going to show the, right, कौन है आपका जो show करेगा उसके process of complete pellet radioactivity को? Who will show the pellet radioactivity? Pellet radioactivity कौन show करेगा? Pellet radioactivity मुझे किस condition में, किस case में मुझे मिलेगी? Very good, phosphorus, right? Yes, हम जब phosphorus, that is radiolabeled DNA को use करेंगे, at that time only we are going to find this, otherwise हमें radioactivity उस case में नहीं मिलेगी, right? Pellet के अंदर जब हम किसको use कर रहे थे, radioactive sulfur को, right? Okay guys, so यहाँ तक हमने complete किया था. अच्छा, properties of genetic material किया था. Why we say DNA is basically being considered as the better stable genetic material? What are the reasons? फटाफट से reasons state करो. Right, why we stated that DNA is much more stable in nature, right? क्या main points हैं उसके जिसकी वजह से आप stability define करते हो? क्या main point है जिसकी वजह से आप ये state करते हो कि DNA is a better genetic material, right? Very good, stable structure, right? Stable structure है, less reactivity, thymine की presence, very good. 2' OH हटा दिया हमने, right? 2' deoxy कर दिया sugar को. अच्छा, mutation होता है नहीं होता DNA? Do DNA favor mutation or not? राइट, यस, होता है म्यूटेशन, लेकिन स्लो रेट पे होता है, राइट, यस, म्यूटेशन हैपन बट एट स्लो रेट, हाई रेजिस्टिविटी अगेंस्ट टेम्परेचर, वेरी गुड, राइट, वो भी हमने यहाँ फॉलो कराया. तो ये हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं इसके अगेंस्ट, बिल्कुल ठीक है. एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन कैरेक्टर, बिल्कुल राइट. तो यहाँ तक हमने डीएनए आरएनए का एक पॉइंट कर लिया था. अच्छा, मैंने एक लाइन आपको पढ़ाई थी लास्ट टाइम, राइट, दैट डीएनए इज अ बेटर स्टेबल जेनेटिक मटीरियल देन आरएनए, बट डीएनए एक्चुअली अराइजेस फ्रॉम आरएनए अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन के हिसाब से डीएनए ही अराइज हुआ है, राइट. एक पॉइंट और इसके अंदर, ये स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लेना, राइट. और नेक्स्ट पॉइंट सबने लिखा हुआ है ना नोट्स में? यस गाइस, कंप्लीटेड है ये वाला पॉइंट सबका, राइट. ये वाला पॉइंट मैंने पहले भी शायद आपसे डिस्कस किया होगा कि डीएनए का इवोल्यूशन के हिसाब से ओरिजिन जो हुआ है वो आरएनए से हुआ है. तो डीएनए हैज बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द आरएनए ओनली, आरएनए से इवॉल्व किया गया. अब हमने एक पॉइंट कहा यहाँ पर, डीएनए इज अ स्टेबल जेनेटिक मटीरियल, डीएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बट, right, but point थोड़ा ध्यान से, DNA carry genetic information, right, but DNA is not able to express information without RNA. RNA के बगैर DNA information को express नहीं कर सकता, ये पॉइंट याद रहेगा, राइट. डीएनए इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस सिर्फ आरएनए की प्रेजेंस से ही करेगा, राइट एवरीवन, राइट. तो ये पॉइंट फटाफट से एक नीचे नोट करो, राइट, राइट पॉइंट. DNA carry genetic information but unable to process it without RNA, as DNA transcribe to form RNA, which then translate to form protein, right everyone, translate to form protein, correct, right. And अब इसी का next point, RNA can be studied as genetic RNA and non-genetic RNA, right. RNA can be studied as genetic and non-genetic. Who is going to tell me the difference genetic non-genetic RNA के बीच में? Yes guys,
ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अब मुझे जेनेटिक नॉन जेनेटिक के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस करोगे, क्या डिफरेंस होगा? नो वन? ओके, जेनेटिक इज मैसेंजर। हाँ जी, और उसके अलावा genetic RNA is the one bacha which act as a genetic material. Yes, very good. Right, genetic RNA in the case of in the case genetic RNA in the case of the viruses which will carry RNA as a genetic material, but non-genetic RNA in every organism which is formed from the DNA. राइट, जो डीएनए से बनता है, जैसे आरआरएनए, जैसे एमआरएनए, जैसे टीआरएनए, राइट, ये मेरे पास नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं। तो नॉन जेनेटिक आरएनए इज बीइंग द वन जो किससे बनेंगे हमारे पास, व्हिच आर बीइंग फॉर्म फ्रॉम द डीएनए। लेकिन हमारे पास जेनेटिक आरएनए कौन से हो गए, वो बेसिकली जो वायरसेस के अंदर प्रेजेंट है। याद रहेगा पॉइंट सबको अच्छे से, राइट। तो इसी के नीचे पॉइंट लिखो, जेनेटिक आरएनए serve as genetic material। वेट बेटा, ये डाउट अभी क्लियर हो जाएगा मंशिका आपको भी। genetic material in riboviruses, right, while non-genetic RNA act as the three types of RNA to be synthesized from DNA, जो DNA से synthesized होते हैं, right? They are कौन-कौन से हमारे पास? Number first, mRNA, right? mRNA called messenger that forms after transcription and decodes to form polypeptide। पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए डिकोड करता है टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, राइट। तो वो हमारे पास सबसे पहला हो गया एमआरएनए। सेकंड हमारे पास हो गया टीआरएनए। टीआरएनए इज एडाप्टर यूनिट और ट्रांसफर यूनिट to transfer amino acid at the site of translation. And third is rRNA. Forms part of ribosome, hence called ribosomal RNA, and catalyze the translation. Is it fine everyone? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर सबको अच्छे से, राइट? तो ये हमने कहा हमारे पास एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए जो हमारे पास वर्क करते हैं लाइक दिस, राइट। तो कंप्लीटेड, कोई डाउट इसके अंदर? राइट, तो ये हमारे पास अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया, राइट, व्हिच वी स्टेटेड इन दिस। एक सेकेंड, राइट। हाँ जी जैस्मीन, अब ये पहले पॉइंट भी क्लियर है। हाइपरपिक्नोटिक का मतलब जब आप यूक्रोमैटिन से हेट्रोक्रोमैटिन बनाते हो। हाइपर मींस एक्सेस कर देना पैकेजिंग, दैट इज कॉल्ड हाइपरपिक्नोटिक, ठीक है, राइट। और जंक डीएनए का मतलब जो आपका वेस्ट डीएनए, दैट्स वेस्ट डीएनए इज कॉल्ड एज अ जंक डीएनए, राइट, उसे आप डिफाइन कर। फाइन एवरीवन, राइट। हाँ जी, अब यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी में, राइट। आपको मैंने पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स पढ़ाया था, ठीक है। पैकेजिंग सबको याद है यूकैरियोट्स में? रिवाइज है सबको? एक बार मुझे फटाफट से ऑर्डर दे दो, राइट, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट यूनिट का पैकेजिंग में इन डायमीटर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट इन डायमीटर, राइट। गिव मी दैट कंप्लीट ऑर्डर, पूरा एक ऑर्डर डिफाइन करो जल्दी से। Give me that complete order, everyone.
क्या ऑर्डर आपको लगता है आएगा हमारे पास, राइट, उसके बेसिस पे डिफाइन मी कि हम उसको कैसे करते हैं। हाँ जी, हु इज गोइंग टू आंसर मी? Okay, Anushri, fine, great. I got an answer, an approximately correct answer, I can say. Else, anyone in the class who can explain me? Didn't get the question. Manshika, I said बच्चा, right? जब हमने पूरा पैकेजिंग किया तो हमने कहा जीन से हम स्टार्ट करेंगे एंड एट द एंड हम कहाँ पर जाएंगे? क्रोमोसोम पे। तो हम स्मॉलेस्ट डायमीटर से लेके लार्जेस्ट डायमीटर तक कहाँ तक जाते हैं, कैसे मूव करते हैं? ओके जैस्मिन, गुड, राइट जोया, फाइन, राइट, ओके अंकुर, good one, yes, and other, yes guys, okay Khushbu, like this, okay fine, ठीक है, ओके तो अब अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं बच्चे, इफ आई स्टार्ट एट द वेरी फर्स्ट, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ तो आई कैन सिंपली स्टेट वन थिंग ओवर हियर, मैं एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर दे सकती हूँ कि मेरे पास एक्चुअल में, राइट, हाँ जी बिल्कुल सब सही कर रहे हैं, राइट। अब देखो मैं कैसे हम स्टार्ट करते हैं, हम सबसे छोटे से हमें जाना है ना, तो द वेरी स्मॉलेस्ट इज राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। फिर उसके बाद मैंने क्या बनाया? जीन, राइट, आई हैव द जीन। देन मैंने किसकी सिंथेसिस कर दी? जीन के बाद मेरे पास आ गया डीएनए, डीएनए के बाद मैंने किसकी सिंथेसिस कर दी? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बाद मेरे पास किसकी सिंथेसिस आ गई? क्रोमैटिन, राइट, क्रोमैटिन के बाद आई एम हैविंग दी क्रोमैटिड, राइट, क्रोमैटिन के बाद पूरा चलो करते हैं, सोलेनोइड, सोलेनोइड के बाद आई एम हैविंग सुपर सोलेनोइड, राइट, एंड सुपर सोलेनोइड के बाद आई एम हैविंग क्रोमैटिड, and chromatid के बाद I am having chromosome, right? That's basically the complete process, right? तो हमने यहाँ से शुरू करके at the end हम chromosome तक move कर चुके हैं, correct everyone? अब क्लियर रहेगा ये पैकेजिंग का पार्ट अच्छे से, right? Now let's start with the next one. अब next से start करते हैं, तो ये सारी पीपीटी खुली हुई है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के साथ, ठीक है, आगे वाले पार्ट से पढ़ते हैं ना। आज हम स्टार्ट करेंगे डीएनए फंक्शन से। अच्छा, डीएनए के मैंने आपको दो फंक्शंस बताए थे, कौन कौन से थे जरा जल्दी बता दो। व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ द डीएनए? दो डीएनए के हमने फंक्शंस करे थे, क्या दो फंक्शंस होते हैं डीएनए के? देन आई विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। वेरी गुड, वन, ग्रेट ग्रेट। ऑटोकैटालिटिक, हेट्रोकैटालिटिक, तो हमने कहा ऑटोकैटालिटिक एंड हेट्रोकैटालिटिक फंक्शंस आर देयर। अगर डीएनए टू डीएनए बन रहा है तो ऑटोकैटालिटिक, डीएनए टू आरएनए बन रहा है तो हमारे पास हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहला फंक्शन शुरू करेंगे रेप्लिकेशन। बहुत ध्यान से आज की क्लास समझनी है। रेप्लिकेशन का मेजॉरिटी पार्ट आज मैं करा दूंगी, थोड़ा पार्ट जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में करके नेक्स्ट क्लास से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर का सारा एनालिटिकल बेस शुरू होगा पढ़ने का, राइट, तो अब बहुत ध्यान से इसके अंदर रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस व्हिच मींस यू आर गोइंग टू हैव अ सिंगल सेम स्ट्रैंड सिंथेसिस। जो आपके पास डीएनए के पास ऑलरेडी पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन है, वैसी इंफॉर्मेशन आपको डॉटर के पास बनानी है। तो हमने कहा हम डीएनए का रेप्लिकेशन करना, जो हम जानते हैं एस फेज के अंदर होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन वी नो वेरी वेल एस फेज में होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन को हम 3 डिफरेंट टाइप्स में स्टडी करते हैं। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, डिसरप्टिव रेप्लिकेशन है, ठीक है, राइट। अब मैंने स्टार्ट तो नहीं किया था शायद लास्ट टाइम,
राइट कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब बच्चा राइट नो वेरी गुड ओके कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मींस आई एम हैविंग द पेरेंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मुझे पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेरे पास है राइट एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है मैंने क्या किया इसका रेप्लिकेशन कराया मींस एग्जैक्ट कॉपी बनाई तो मैंने एज इट इज पूरा पेरेंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उठा के एक डॉटर सेल में डाल दिया I have just make this parent double stranded DNA to be copied in one of the daughter cell तो उसके पास पूरा का पूरा parental DNA चला गया जो दूसरा daughter cell आया ना उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन जो गई बिल्कुल नए से शुरू होके बनी राइट तो जो दूसरा है मेरे पास उसके पास बिल्कुल डॉटर सिंथेसाइज डीएनए है जिसपे नया डीनोवो सिंथेसिस डॉटर डीएनए का हुआ है राइट तो ये मेरे पास डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं तो आई हैव अ कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मैंने कहा मेरे पास पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक मैंने बिल्कुल 100% पेरेंट वाला कॉपी कर दिया एक में मैंने बिल्कुल नया रॉ डीएनए बना दिया बिल्कुल नया डीएनए बना दिया तो अब मुझे ये समझाओ ये रेप्लिकेशन एक्चुअली कौन से सेल के लिए हुआ क्या ये रेप्लिकेशन दोनों डॉटर सेल के हिसाब से हुआ या एक डॉटर सेल के हिसाब से हुआ क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी तो एक डॉटर सेल के पास गई ना दूसरे डॉटर सेल के पास राइट एग्जैक्ट कॉपी तो एक डॉटर सेल के पास गई है दूसरे डॉटर सेल के पास तो आपने बिल्कुल नई सिंथेसिस करी है ना तो इट्स ओनली फॉर द वन तो मींस इट इज नॉट अ करेक्ट मेथड टू बी डन हमने कहा करेक्ट क्या होता है तो हमने कहा नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं चलो सेमी कंजर्वेटिव होते हैं सेमी कंजर्वेटिव का मतलब we have the parental double stranded DNA मेरे पास दो स्ट्रैंड है वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अदर इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपने ये जो पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया you will go for the one step that you will go for the replication आपने replication करा कैसे करा है बहुत ध्यान से हमने एक स्ट्रैंड पेरेंट का एक स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से एक डॉटर सेल में भेजा पेरेंट का दूसरा स्ट्रैंड मैंने दूसरे डॉटर सेल में भेजा इसका मतलब मैं यहाँ से एक पेरेंट स्ट्रैंड एक डॉटर सेल में भेजूंगी दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड दूसरे डॉटर सेल में भेजूंगी ऐसा क्यों क्योंकि मुझे डीएनए की एक प्रॉपर्टी पता है कि डीएनए के पास आपका नेचर है कि इट कैन फॉर्म द अनदर स्ट्रैंड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बेसिस तो अगर मेरे पास एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो मैंने उसके ऑल्टरनेटिव 5 प्राइम टू 3 प्राइम का नया स्ट्रैंड स्ट्रेच बना लिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम के पॉलीमराइजेशन में स्ट्रैंड कॉल्ड 3 टू 5 राइट जब मेरे पास पेरेंट का इसके पास 3 टू 5 गया तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री 5 टू 3 बना दिया तो इसका मतलब अब मुझे ये समझाओ क्या ये दोनों डॉटर सेल के पास इंफॉर्मेशन डीएनए की पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी गई है या चेंज होके गया है Is it going to be an exact copy ना राइट एग्जैक्ट कॉपी आपने भेज दी राइट बिल्कुल तो क्या ये ट्रू रेप्लिकेशन हुआ इज इट कंसिडर्ड एज अ ट्रू रेप्लिकेशन कि एक्चुअली में ऐसा ही होना चाहिए तो हमने इसे कहा कि 50% हमने कंजर्व कर दिया 50% हमने कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे बना दिया राइट थर्ड मेरे पास आए डिस्रप्टिव ने कहा हम चलो सेमी कंजर्वेटिव तो करते हैं हम एक पेरेंट का स्ट्रैंड एक डॉटर में भेजेंगे दूसरे पेरेंट का स्ट्रैंड दूसरे डॉटर में भेजेंगे लेकिन हम एक चीज करेंगे जब आप एक पेरेंट का स्ट्रैंड एक डॉटर में भेजते हो राइट तो उस टाइम पे व्हाट यू आर गोइंग टू डू यू विल हैव अ वन स्ट्रैंड इन अ ब्रोकन मैनर में आप स्ट्रैंड भेजते हो ब्रोकन मैनर का मतलब आप जब स्ट्रैंड भेज रहे हो ना राइट तो उस स्ट्रैंड को भेजते टाइम व्हाट यू विल डू राइट ओके यू विल डू वन थिंग कि आप एक स्ट्रैंड जो लेके चलोगे उसका जो बनाओगे उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन नॉर्मल भेजोगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन नई बना के भेजोगे तो देखो मैंने यहाँ पर देखो इसके अंदर पेन से दिख नहीं रहा होगा ज्यादा प्रॉपर्ली इतना मैंने इन्फॉर्मेशन पूरा भेजा आगे मैंने न्यूली सिंथेसाइज कर दिया इन्फॉर्मेशन तो क्या मेरे पास जो नया डॉटर स्ट्रेच बना वो भी तो बिल्कुल थोड़ा ही पेरेंट के जैसा सिमिलर हुआ बाकी तो नया हुआ ना तो क्या इन्फॉर्मेशन टूट के गई या इन्फॉर्मेशन पूरी गई टूट के गई ना कुछ ही इंफॉर्मेशन का फ्रैगमेंट पार्ट गया ना इसलिए मैंने इसे नाम क्या दिया बच्चे डिसरप्टिव रेप्लिकेशन राइट सो आउट ऑफ द थ्री टेल मी who is the one which is a stable type of the replication stable type of replication concept अगर मैं तीनों में से आपसे पूछूं जो मुझे कराना चाहिए that's the semi conservative very good second type right so second type semi conservative replication is a stable one it is the most common one majority all the prokaryotes all the eukaryotes are going to follow it yes disruptive replication and conservative replication is going to found in the case of the viruses ये वायरस के केस में मुझे मिल जाता है लेकिन मेनली मुझको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ही देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स के केस में राइट तो अब इसी सेमी कंजर्वेटिव को क्योंकि हमें तो ये आइडिया लगा कि ठीक है हम रेप्लिकेशन इस तरीके से इन तीनों में से किसी एक मेथड से करा सकते हैं अब हमें इसका रियलिस्टिक व्यू ढूंढना था कि ये तीनों में से जो तीन हमने देखे तीनों में से कौन सा एक्चुअल रियल ऑर्गेनिज्म में होता है तो वो रियलिस्टिक व्यू हमने कैसे देखा वी फाउंड द रियलिस्टिक व्यू बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज अ मिसेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट हमने एक्सपेरिमेंट किया मिसेल्सन एंड स्टेहल का अब ये ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना प्रोकैरियोट के अंदर
जिन्होंने इस चीज को प्रूव किया था दैट वाज मिचेल्सन एंड स्टेहल। यूकैरियोट में जिसने प्रूव किया था दैट इज टेलर एट अल। दोनों के नाम मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, आगे मैं टेलर एट अल के एक्सपेरिमेंट में भी आऊंगी। इनके अंदर दोनों ने सेम ईयर पे किया था, लेकिन पहले ई कोलाई में हो चुका था, फिर उसके बाद बीसीएफ आबा पे हुआ था। पहले हम ई कोलाई में कर चुके थे इसको। तो अब हमने कहा यहाँ पर राइट डिस्ट्रप्टिव टाइप। धनंजय, डिस्ट्रप्टिव टाइप का मतलब बेटा एक ऐसा प्रोसेस आपको करना है जिसके अंदर आप जैसे पूरा डीएनए, जैसे ये मेरे पास स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पेरेंट का है, तो पेरेंट का मैंने पूरा स्ट्रैंड ना देके ना तोड़ के स्ट्रैंड दिया, उसका आधा फ्रेगमेंट लास्ट वाला हटा दिया, उसके बाद उस पर मैंने नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दिया। दैट्स द वन। राइट, अब समझ आया ना पॉइंट, वो हमारे पास बना। तो डिसरप्ट हो गई इन्फॉर्मेशन, टूट के इन्फॉर्मेशन गई है, दैट इज कॉल्ड डिसरप्टिव टाइप ऑफ द रेप्लिकेशन। करेक्ट, राइट। तो ये हमने इसमें स्टेट किया। अब आते हैं बच्चे हम मिचेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट पे, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट इन्होंने परफॉर्म किया। और प्रोकैरियोट में बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल तो मेरे पास ई कोलाई है, तो वी हैव टेकन द ई कोलाई इटसेल्फ। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हेवी नाइट्रोजन को यूज करके। दे यूज हेवी नाइट्रोजन एज N15 इन ई कोलाई। ई कोलाई में इन्होंने हेवी नाइट्रोजन को यूज किया। अब एक चीज याद रखना, हर्शी एंड चेज ने हेवी आइसोटोप फास्फोरस सल्फर का यूज किया था, लेकिन उसके साथ उसकी रेडियो लेबलिंग भी की थी। ठीक है, हम यहाँ कोई रेडियो लेबलिंग मिचेल्सन स्टेहल के एक्सपेरिमेंट में नहीं करेंगे। वी ओनली यूज द हेवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन एज N15। तो ऑप्शन गलत मत टिक करके आना। ठीक है, आपने बैक्टीरिया लिया, आपने उसे उस कल्चर में ग्रो कराया जिसमें आपने NH4Cl दे रखे, नंबर ऑफ जनरेशंस के लिए आप ग्रो कराते रहे उसको रिपीटेडली, लेकिन आप हर बार मीडियम में NH4Cl जो दे रहे थे उसका N14 ना देके आप N15 दे रहे थे। राइट, तो यू आर गिविंग अप N15, आप N15 दे रहे हो उसके अंदर सेवरल जनरेशंस में। इसका मतलब अगर आप N15 दे रहे हो तो जो आपके पास अब बैक्टीरियल सेल रेडी होगा गाइस आफ्टर नंबर ऑफ जनरेशन, उसके डीएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेस होगा, उस नाइट्रोजनस बेस पे N14 होगा या N15 होगा। उसके नाइट्रोजनस बेस पे मुझे क्या मिलेगा? N15 ना, क्योंकि आप रिपीटेड जनरेशंस पे नाइट्रोजन N15 देते गए हो। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है नाइट्रोजन यूज कहाँ हुआ? तो नाइट्रोजन यूज किया ना हमने नाइट्रोजन कहाँ पर यूज किया? नाइट्रोजनस बेस बनाने में। नाइट्रोजनस बेस अगर बना तभी तो मेरे पास डीएनए बन पाया। तो मेरे पास मींस नंबर ऑफ जनरेशंस के बाद N15 आया। अब मैंने इस N15 व्हिच इज कॉल्ड हेवी डीएनए, इस हेवी डीएनए, इसको मैंने हेवी डीएनए का क्योंकि मेरे पास दोनों स्ट्रैंड्स के पास N15 आ चुका है। अब मैंने इसे, जब मेरे पास हेवी डीएनए तैयार हो गया, तब मैंने इसको बेसिकली ग्रो करा दिया ऐसे कल्चर में जहां पर NH4Cl मैंने N14 वाला दिया है। आई हैव गिवन NH4Cl एज N14। अब मैंने N14 वाला दिया, तो अब ध्यान से सुनना। नाउ टेल मी गाइस, अगर पहले तो आपसे मैं पूछती हूँ, चलो हेवी डीएनए है मेरे पास पेरेंटल सेल जिसमें N15 है, अगर आप उसे N14 में ग्रो कराते हो, राइट, तब अगर कंजर्वेटिव फॉलो करते हो तो दो डॉटर सेल कौन सी बनेंगी? इफ यू फॉलो कंजर्वेटिव, राइट, टेल मी अकॉर्डिंगली। राइट, अगर आप कंजर्वेटिव फॉलो करोगे तो आपको दो डॉटर स्ट्रेच कौन सी मिलेंगी? आप कैसे लिखोगे? N14 N14 N15 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 N14, इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, कंजर्वेटिव, यस कुशाग्र, दोनों डॉटर सेल अलग से बताओ मुझको। राइट, यहाँ पर डॉटर सेल कैसे बनते हैं? यस, राइट, एक डॉटर सेल तो मेरे पास कैसा आ जाएगा? N15 N15, एक डॉटर सेल N14 राइट अंकुर, दैट्स नो N15 N14 नहीं आएगा अंकुर। अगर मैं बच्चे कंजर्वेटिव बना रही हूँ तो कंजर्वेटिव का मतलब पूरा का पूरा डीएनए तो एक डॉटर में भेज दो ना, तो पूरा का पूरा डॉटर डीएनए एक डॉटर में भेज दिया, तो N15 तो एक डॉटर में भेज दिया। अब बच्चा आपके पास N14 नया जो बनेगा, जो नया सिंथेसाइज है वो एक डॉटर में जाएगा, तो N14 एक में जाएगा। राइट ना? अब अगर मैं सेमी कंजर्वेटिव करती हूँ तो क्या होगा? राइट, इफ आई डू सेमी कंजर्वेटिव मेरे को क्या मिल जाएगा? N15 N14, वेरी गुड, N14 N15 या N15 N14 जो भी कहना चाहो आपको मिल जाएगा। राइट एवरीवन, राइट, तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर इसको कैटेगराइज किया, बिल्कुल ठीक है। राइट, अब देखो मैंने N14 के कल्चर में ग्रो कराया, आई गेट द फर्स्ट जनरेशन, N14 N15 मिला, कैन आई रिगार्ड इट एज द हाइब्रिड डीएनए? राइट, कैन आई रिगार्ड इट एज द हाइब्रिड डीएनए? क्योंकि मेरे पास ये डीएनए कैसा बना है? एज द हाइब्रिड, जिसमें एक स्ट्रैंड N14 का है, एक स्ट्रैंड N15 का है। राइट, तो वन स्ट्रैंड इज N14, अनदर स्ट्रैंड इज N15। अब मैंने नेक्स्ट जनरेशन में भी इसको वापस से N14 के मीडियम में ग्रो कराया। राइट, अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जनरेशन भी अगर मैंने N14 में ग्रो करा के बनानी है तो कैसे बनेगी? राइट, बनाओ फटाफट से एंड टेल मी द रिजल्ट्स क्विकली गाइस। राइट, अगर मैं दो डॉटर सेल लेके चलती हूँ और दो डॉटर सेल के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर बनाया है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट इन दिस? हाउ द फोर डॉटर सेल्स आर गोइंग टू बी अरेंज्ड? राइट, चार डॉटर सेल्स मेरे पास कैसे आएंगे?
राइट, और डायग्राम साथ साथ बनता जाए सबका ही, राइट, मेक द डायग्राम अकॉर्डिंगली, डायग्राम सबका साथ साथ बनता चला जाए। यस, वेरी गुड जैस्मीन। 2 सेट मेरे पास N14 N15 के आएंगे और 2 सेट मेरे पास N14 N14 के आएंगे, राइट ना? तो 2 सेट आई एम गोइंग टू हैव द वेरी गुड 2 सेट ऑफ द N14 N15 एंड द 2 सेट ऑफ द N14 N14। तो देखो यहाँ पर मैंने N15 का पेरेंट लिया, N14 का डॉटर बना दिया, N14 का पेरेंट लिया, N14 का डॉटर बना दिया, सेम मैंने ऐसे सेकंड के लिए कर लिया। तो मेरे पास 2 सेट N15 N14 के, 2 सेट N14 N14 के, तो आई गेट 2 हाइब्रिड 2 लाइट, राइट। क्या मेरे पास ये फॉलो अप करके लग रहा है कि आई एम फॉलोइंग सेमी कंजर्वेटिव, राइट? लेकिन ये तो मुझे पता था ना, क्योंकि मैं सेमी कंजर्वेटिव आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ बेटा इसको लैब में करो, आप मुझे रिजल्ट कैसे बताओगे? आप डीएनए को तो नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, कैसे ये स्ट्रैंड बना दोगे और कैसे पढ़ लोगे? तो मैंने क्या किया, हमने कहा हम इसका रियलिस्टिक व्यू देखते हैं। वी विल डू डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन? गाइस बहुत ध्यान से, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब यू विल टेक व्हाट, आप एक ऐसी चीज लो जिसका मॉलिक्यूलर वेट या जिसका सेडिमेंटेशन रेट N14 N14 के जैसा हो, राइट, या N14 N15 के जैसा हो, या N14 N14 के जैसा हो, ठीक है? आपने सीजियम क्लोराइड लिया, बहुत ध्यान से सुनना, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, आपने सीजियम क्लोराइड लिया, सीजियम क्लोराइड जो आपने लिया उसके आपने 3 ग्रेड्स बना दिए, एक 100% सीजियम क्लोराइड, एक 75% सीजियम क्लोराइड, एक 50% सीजियम क्लोराइड। 100% सीजियम क्लोराइड का जो बैंड मुझे मिला ना सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि हेवियर वही है तो मुझे पैलेट पे कौन मिलेगा बच्चा, राइट, 100% वाला, राइट। तो 100% वाले का बैंड सबसे नीचे, फिर उसके बाद मुझे बैंड किसका मिलेगा 75% का, फिर मुझे ऊपर बैंड किसका मिलेगा 50% का। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लेबल करके मार्क करके रेफरेंस के लिए बना लिया, राइट। अब मैंने ना एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैंने ये सर्च कर लिया था कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे सीजियम क्लोराइड का 100% वाला बैंड मिलता है, उसी पोजीशन पे मुझे डीएनए का N15 वाला स्ट्रेच मिलता है। जिस पे मुझे 75% मिलता है उसी पे मुझे N15 N14 मिलता है, और जिस पोजीशन में मुझे N14 मिलता है उस पोजीशन पे मुझे यहाँ पर 50% मिलता है, उस पोजीशन में मुझे N14 मिलता है। गाइज, इज इट लुकिंग लाइक ये हमें डेंसिटी है ना बेटा, डेंसिटी सेम है अंकुर, इट्स डेंसिटी सेम, दैट्स व्हाई दे सेंट्रीफ्यूज एट द सेम रेट, राइट? इज इट लुकिंग लाइक आई एम मेकिंग अ मार्किंग कि अगर मेरे रिजल्ट में मार्किंग 100% CSCl के एकदम बराबर आ गई तो मैं कहूंगी उसके पास N15 है। अगर मेरी मार्किंग 50% के बराबर आई तो मैं कहूंगी N14 है। अगर मेरी मार्किंग 75% के अकॉर्डिंग आई तो मैं कहूंगी N15 है। इज इट फाइन? ये पॉइंट समझ आया सबको, राइट? हैव आई मेड अ कंप्लीट रेफरेंस टेस्ट ट्यूब, एक रेफरेंस टेस्ट ट्यूब मैंने बना दी, और वो रेफरेंस टेस्ट ट्यूब के थ्रू मैं अपनी लेबलिंग्स को चेक करूंगी, राइट? तो आई विल चेक इट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस, राइट? वंस मोर आई विल से बेटा, मैंने यहाँ पर N14 N15 वगैरह इन सबको देखने के लिए मैंने CSCl का डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया। CSCl के डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू, राइट, आई विल डू वन थिंग, मैंने यहाँ पर 100% कंसंट्रेशन, 75% कंसंट्रेशन, 50% कंसंट्रेशन का सेंट्रीफ्यूज ट्यूब रन कर दिया अलग अलग। 3 सेंट्रीफ्यूज ट्यूब मेरे पास तैयार हो गई। सबसे नीचे जो थिक बैंड मिला ना वो मुझे 100% वाला मिला। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में मुझे बैंड सबसे नीचे नहीं थोड़ा बीच में मिला, राइट, वो मेरे को मिला 75% वाला, और एक में मेरे को बिल्कुल सेंटर पे मिला, राइट, दैट इज 50% वाला। सेम ऐसे ही मैंने एक डीएनए तैयार किया लैब में आर्टिफिशियल, जिसमें एक में N15 लिया, एक में N14 लिया, एक में N14 लिया। बाय चांस मुझे N15 का स्ट्रैंड जिस पोजीशन पे मिल रहा था ना, मैंने दोनों टेस्ट सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को कंपेयर किया, मेरा N15 वाला बिल्कुल 100% CSCl जैसा आ रहा था, राइट, और मेरे पास 75% वाला बिल्कुल N14 के जैसा आ रहा था, और मेरे पास 50% वाला बिल्कुल N14 के जैसा आ रहा था, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अब इसको एक्सपेरिमेंट से समझना, अगर मेरे पास पेरेंटल डीएनए N15 है तो इसका बैंड सबसे नीचे आएगा 100% के जितना। अगर ये 100% के जैसा आ गया तो आई से N15 है। क्या मुझे फर्स्ट जनरेशन के अंदर बैंड हाइब्रिड थोड़ा नीचे नहीं उससे ऊपर मिलेगा, क्योंकि वो N14 वाला होगा ना, राइट? और सेकेंड जनरेशन में मुझे 2 बैंड मिलेंगे, एक हाइब्रिड का मिलेगा और एक लाइट का मिलेगा। तो क्या मैं इस बैंड को पढ़ के ये बता दूं कि अगर, अब ध्यान से इसमें, अगर मेरे पास हैवी डीएनए का बैंड हर जनरेशन में मिलता बेटा, व्हाट विल बी द इन्फरेंस यू विल मेक, राइट? If I get the heavy DNA band in every generation, what inference you will have?
क्या inference आएगा? Very good, Kajal. It's going to be a conservative replication then, right? If I am not having n15, n15, if I am not having n15, n15, rather I am having n15, n14, n15, n15, n14, those semi-conservative. No, beta. Each generation have n15, n15. कहाँ है कुशाग्र से parent के पास n15, n15? आगे तो है ही नहीं. आगे तो n15, n14 आया. फिर आगे n14, n14 तक ले आए आप. ठीक है ना? राइट, पॉइंट समझ आया सबको अच्छे से? एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? राइट, पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर है? यस और नो? डन? ओके, अब इसी का थोड़ा रियलिस्टिक वो करते हैं. राइट, एक क्वेश्चन करूं, सॉल्व अ क्वेश्चन. राइट, क्वेश्चन लिखो फटाफट से. राइट अ क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर देन. हेवी पेरेंट डीएनए is grown in N14 culture medium for consecutive 2 generations, where after which they are switched to N15 medium for 3rd generation. थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन जरा. Generation. What will be the ratio of heavy is to hybrid is to light in 3rd generation? Go for the question, guys. हाँ बिल्कुल काजल, बताऊंगी मैं. पहले एक बार एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, गाइस. एंड जस्ट गिव मी अ सेक, तब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट करो. Yes, everyone. What's the response? 1:2:0. Sure, Mama? Very good. थोड़ा सा elaborate करो मुझको. Okay. Heavy is 2, hybrid is 2, light kushagra, 0:2:8. Okay. 0:1:1. 1:3:0. Okay, I'm getting everyone with a different response, भाई. बहुत ही बढ़िया. सबके आज दिमाग अलग अलग चल रहे हैं एकदम. Okay, Lovepreet, 2:0. Okay, fine. Right. तो मुझे मेरे पास ऑप्शन देने के लिए भी नहीं है. मेरे को ऑप्शन इतने सारे मिल चुके हैं. Okay. तो अब मल्टीपल चॉइस मैं बना भी नहीं सकती इसको. इतने ऑप्शन मुझे आज मिल चुके हैं. Okay, everyone. Now, हाँ जी.
ओके राइट, क्वेश्चन ने क्या कहा है उसके बेसिस पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो राइट नाउ सी, अब मैं चैट में सॉल्व करूंगी, राधा मैंने अगली साइड में कर रखा है, लेकिन आपको मैं खुद साथ में सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि ये गलती हो ना आपसे राइट दोबारा, और इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको और कंप्लीट कर सको राइट। तो वी बेसिकली से हमने क्या कहा यहाँ पर, हमारे पास पेरेंट जनरेशन अगर देखा जाए तो पेरेंट डीएनए मेरे पास क्या है, पेरेंट डीएनए इज N15 N15 राइट राइट। तो पेरेंट डीएनए मेरे पास N15 N15 है राइट, जहां मैंने कहा इसको अलाउड टू ग्रो इन N14 मीडियम, ठीक है, N14 मीडियम में आपने इसे ग्रो करा है ना। उसी में आपने कहा यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन जो आपकी बनी है, अब एक एक करके काउंट बनाते चले जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन जो आपकी यहाँ पर बनी है दैट इज N14 N15, पहली जनरेशन N14 N15 के आ गए 2 मेंबर्स, अच्छा रह गया थोड़ा ध्यान से, N2 into N14 N15, ये 2 मेंबर्स आ गए मेरे पास, ठीक है। सेकेंड जनरेशन आई गेट राइट, मेरे पास क्या आएगा, N14 N14 में ग्रो करा रही हूँ मैं राइट, तो 2 into N14 N14 and 2 into N14 N15 राइट, ये मेरे पास रिजल्ट आएगा। नाउ आई से थर्ड जनरेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड जनरेशन आपने बनाया जहां आपने मीडियम रखा N15 मीडियम, करेक्ट ना। जब आपने थर्ड जनरेशन में मीडियम N15 रखा है तब आपने क्या किया इसके अंदर, तो पहले मैं लेती हूँ 2 into, ये तो 2 थे मेरे पास N14 N14 के मेंबर, तो मेरे पास आ गया N14 N15 एंड एक और मेंबर N14 N15, करेक्ट ना, ये मेरे पास मेंबर आ गए। एंड उसी के बाद फिर 2 मेंबर्स थे मेरे पास N14 N15 के राइट, तो अब मेरे पास ग्रुप आ गया N14 N15 एंड N15 N15, करेक्ट। तो अब अगर मैं देखूं बेटा तो मेरे पास हैवी के मेंबर्स कितने आ रहे हैं, हैवी मेरे पास आ रहे हैं 2 राइट, जो मेरे पास N15 N15 वाले हैं। आई से हाइब्रिड मेरे पास कितने आ रहे हैं, N14 N15 के पहले में 2 फिर 2 तो 4 तो ये हो गए मेरे पास, और 2 अगले वाले हो गए, तो गोइंग टू बी 6 राइट। एंड देन आई विल से राइट कुशागर, देन आई विल से लाइट राइट, मेरे पास 0। यस एवरीवन, कंप्लीट हुआ यहाँ तक का पॉइंट राइट। लाइट इफ आई विल से इक्वल्स टू 0 राइट, तो मेरे पास रेशो क्या आ गई, 2:6 6:0, गॉट इट। यस एवरीवन, कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है और कैसे गलती नहीं करनी है राइट। सो दैट्स बेसिकली बीइंग द होल कंसेप्ट ओवर हियर राइट। हाँ तो वही तो गलती की ना, वही गलती नहीं करनी है बस, ठीक है राइट, बस वही एक पॉइंट अच्छे से क्लियर रखना है। वेरी गुड गाइस राइट, ओके एवरीवन, सो दिस कंप्लीट्स द होल पार्ट ओवर हियर राइट। यस यस अंकुर, तभी मैंने कहा था कुछ सही दे रहे हैं राइट, और कुछ हैं जो बस थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं राइट, वही मिस्टेक अब आपको ज्वाइन करनी राइट, कंप्लीट करनी है। ओके गाइस राइट, सो ये अब डायग्राम देखो, ये डायग्राम क्लियर होता है सबको अच्छे से। डन, Michelson and Stahel experiment, everyone completed? Yes right, so that's the basic point over here right, we stated in this part। गुड वन गाइस। अब हमने कहा टेलर इट ऑल बेसिकली उन्होंने प्रूव किया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को यूकैरियोट्स के अंदर, एंड इन द यूकैरियोट्स व्हेन ही प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, उन्होंने सेम यही प्रोसेस किया था, बस एक चीजें उन्होंने यूज किया था ट्रिटिएटेड थाइमिडीन को, use tritiated thymidine in the roots of the Vicia faba or the faba beans right। Vicia faba beans के अंदर राइट उन्होंने बेसिकली उसके रूट में ट्रिटिएटेड थाइमिडीन, ट्रिटिएटेड का मतलब क्या है यहाँ पर, इससे टाइट्रेटेड मत लिख देना आप गलती से जरा राइट, इट्स ट्रिटिएटेड थाइमिडीन, दैट इज इट इज गोइंग टू हैव ट्रीटियम। इन्होंने थाइमीन, अब एक्चुअली हुआ क्या था ना, सेमी कंजर्वेटिव मोड जब हमारे पास आया था ना, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड जब हमने प्रूव किया Michelson Stahel ने, तो ये बोला गया कि आपने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन तो आरएनए के अंदर भी होता है राइट, नाइट्रोजन तो आरएनए के अंदर भी होता है। तो मेरे पास एक कंफ्यूजन थी कि यार ठीक है मैं प्रोकैरियोट में तो इसे चला सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है प्रोकैरियोट में आरएनए इतना कंटेंट में होता नहीं है, लेकिन यूकैरियोट में इससे मुझे प्रॉब्लम मिलेगी।
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आगे जो थाइमिडीन लिया वो हमारे पास कैसा लिया, ट्रिटिएटेड थाइमिडीन इन द रूट्स ऑफ द बीसिया फाबा, दैट इज फाबाबीन। से याद रहेगा ये पॉइंट अच्छे से, completed. So this is basically about the semi conservative replication. This was the question. तो मैंने कहा था, मैंने स्लाइड में भी डाला हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने दूसरे बैच में कराया है, राइट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है। करेक्ट एवरीवन, राइट? ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट आज, राइट, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स, राइट। अच्छा, उसी के साथ साथ एवरीवन, राइट, जस्ट डू वन थिंग, राइट, एक बार जरा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का डायग्राम बनाओ सर्कुलर मॉडल में। थीटा मॉडल याद है? थोड़ा ध्यान है थीटा मॉडल, राइट, बाइनरी फिजन के टाइम हमने किया था, रिमेम्बर, राइट। वो बस थीटा मॉडल के हिसाब से ना एक वो सर्कुलर डायग्राम बनाओ जरा प्रोकैरियोट्स, राइट, जल्दी से मेक दैट सर्कुलर डायग्राम, राइट, सो दैट आई कम टू नो कि कितना आपको उसमें ध्यान है और मुझे उस हिसाब से आगे कैसे पढ़ाना है, राइट। बस एक बार मुझे वो चीज गाइड करो कि मुझे थीटा मॉडल के साथ शुरू करूं या वो वाला आपको क्लियर है? ओके, राइट, हाँ जी। डीएनए इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट लीनियर और सर्कुलर, सबसे पहले डीएनए इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट लीनियर और सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए, करेक्ट, राइट। सर्कुलर डीएनए में हम कहते हैं बेसिकली इट इज गोइंग टू बी कोवेलेंटली क्लोज, लिखा था ना हमने उसको, जहां हम 2 स्ट्रैंड्स बनाएंगे और 2 स्ट्रैंड्स को ओपन अप करेंगे, राइट, फिर थीटा जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, अनदर नेम फॉर थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन इज, राइट, वी स्टेट अनदर नेम फॉर द थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, Karen's model of replication. Very good. Karen's model of replication, right Kajal, right Ashok, right? So we define as a Karen's model of replication, हम इसे define करते हैं जो हम करते हैं। अच्छा, DNA replication के लिए एक specific requirement होती है, and that specific requirement is basically वो जो specific requirement है हमारे पास, right, वो requirement हमारे पास है in the condition as ORI. Now anyone having an idea of ORI? ORI क्या होता है हमारे पास? What is ORI? ORI हम किसे कहते हैं? Origin of replication, right, origin of replication. Without origin of replication आप replication को start नहीं कर सकते, right? अच्छा, DNA polymerase enzyme is an example of histone or non-histone proteins, right? DNA polymerase is going to be an example of histone or non-histone proteins, right? If I will state it as a non-histone protein, enzymatic non-histone proteins हम इसे कहते हैं, right? तो हमने वही यहाँ पर define किया है। अभी ठीक है? अभी हो रहा है? हाँ, मैं म्यूट हूँ, मुझे भी पता चल गया था, राइट, मैं बोल रही थी और वो पता नहीं नीचे सेटिंग क्या हो गई थी, वो ऑलरेडी म्यूट हो गया था, राइट। ओके गाइस, राइट। अच्छा, अब हमने यहाँ पर कहा, राइट, कि डीएनए रेप्लिकेशन की आज मैं सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स कराऊंगी, उसके बाद का मैं आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करूंगी, तो बहुत ध्यान से प्रोसेस कंप्लीट करना है, एक एक स्टेप साथ साथ नोट करते चले जाना है, राइट, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द होल प्रोसेस ओवर हियर। नाउ ओके एवरीवन, हमने कहा प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर डीएनए रेप्लिकेशन कराना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आपको डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए। यू नीड अ डीएनए स्ट्रैंड व्हिच इज अ पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो आपको टेम्पलेट की तरह मूव करता हुआ चाहिए, राइट। टेम्पलेट क्यों? क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव यही समझाता है कि एक पेरेंट का स्ट्रैंड होना चाहिए, उसके ऊपर एक डॉटर का स्ट्रैंड बनेगा, राइट, तो डीएनए स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट। देन वी से ओआरआई, ओआरआई इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा, जो एक साइट है जहां से मैं शुरू करूंगी, ठीक है, ये एक पोर्शन है, यहाँ से आप आगे की तरफ बढ़ाते चले जाओ एंड यू विल फॉर्म दैट कंप्लीट डीएनए की फॉर्मेशन आप कर दोगे, राइट। तो उस पॉइंट को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अब जब भी मैं कोई ओरिजिन डिफाइन करती हूँ ना, जहां से मुझे प्रोसेस स्टार्ट करना है, राइट, तो एक पॉइंट सबको पता है बेसिकली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जब हमारे पास 3 प्राइम, नहीं प्राइम अभी मैं बताऊंगी प्राइम कौन सा होगा,
राइट, वेट अशोक, राइट। अब मैंने यहाँ पर कहा इसके अंदर, राइट, जब भी मेरे को कोई प्रोसेस स्टार्ट करना है तो पहले मुझको उसको लो एनर्जी पे स्टार्ट करना होता है ताकि धीरे धीरे वो एनर्जी को गेन करके बढ़ता चला जाए, यही होता है प्रोसेस। तो पहले मुझे उसकी एनर्जी थोड़ी कम रखनी है, धीरे धीरे मैं प्रोसेस को उसके बढ़ाती चली जाऊंगी। सेम उसी तरीके से अगर मुझे कम एनर्जी इन्वेस्ट करनी है तो मुझे पहला जो पॉइंट है, जो पहला मैं स्टार्ट कर रही हूँ पोजीशन पे, वो स्टार्टिंग पोजीशन वाला पॉइंट मुझको 80 रिच रखना चाहिए या जीसी रिच रखना चाहिए? यस गाइस, शुड आई हैव टू मेक इट 80 रिच और जीसी रिच? क्योंकि अगर मैं जीसी रिच करूंगी तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है ना, जीसी रिच का मतलब ट्रिपल बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, और जहां मैंने ट्रिपल बॉन्डिंग ज्यादा कर दी मुझे वहां एनर्जी ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी उसके स्ट्रैंड्स को ओपन करने के लिए, राइट। दैट इज व्हाई, राइट, वी विल से दिस थिंग कि हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, right, we will define it as the complete, right, yes, absolutely correct, right। तो हम इसको specifically define करेंगे in this manner that it should be 80 rich। अच्छा, consensus का meaning आपको मैंने बताया था, right, we talk about a word called consensus, right। consensus का meaning क्या बताया था? conserved, which is going to be conserved in nature। तो consensus sequence का मतलब जो हमारे पास conserved है, तो हम कहते हैं ORI sequence हमारे पास 80 rich है, right। initiation of replication कराएगा, replication को शुरू करेगा, एक छोटा सा सीक्वेंस होगा, छोटा का मतलब 200-250 बेस पेयर्स का होगा, इससे ज्यादा का नहीं, राइट। और शॉर्ट कंसेंसस सीक्वेंस है। कंसेंसस का मतलब इट इज गोइंग टू बी द वन, राइट, जो हमारे पास एक्चुअल में, राइट, क्या डिफाइन कर रहा है? इट्स अ कंप्लीट सीक्वेंस व्हिच इज गोइंग टू बी कंजर्व इन ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स में सेम मिलेगा आपको ये सीक्वेंस। और सिस एक्टिंग सीक्वेंस, सिस का मतलब जो पहला फर्स्ट एक्ट होगा, right, which is going to act on the first time। तो जो पहली बार एक्ट होगा उसको आप कहोगे सिस एक्टिंग सीक्वेंस, राइट। जहां पर हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा बेटा? देखो अब मेरे पास प्रोसेस क्या, पहले मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दूं प्रोसेस का। हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, मुझे एक स्ट्रैंड एक डॉटर में भेजना है, दूसरा स्ट्रैंड दूसरे डॉटर में भेजना है। अगर मुझे स्ट्रैंड की मूवमेंट करानी है तो वो स्ट्रैंड की मूवमेंट सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल है, जब मैं उन दोनों जो पेरेंट के दोनों स्ट्रैंड थे उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दूं। तो मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना है, इसका मतलब डीएनए के स्ट्रैंड को मुझे अनजिप करना है। आई हैव टू गो फॉर द अनजिपिंग। और वो अनजिपिंग में किस तरीके से करूंगी? तो आई गो फॉर द अनजिपिंग ऑफ द डीएनए यूजिंग द एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज को यूज करके मैं उसकी अनजिपिंग करूंगी और प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को मैं स्टार्ट कर दूंगी, इनिशिएट कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने कहा ये एक शॉर्ट कंसेंसस सीक्वेंस हुआ, हेलिकेज एंजाइम बाइंड हुआ, उसने बेसिकली इनिशिएट, हेलिकेज एंजाइम विल बाइंड एंड अनजिप द डीएनए, वो उसी साइड पे बाइंड होगा, राइट। तो आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो अगर डीएनए को खोलना है और उसका रेप्लिकेशन बनाना, तो एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन डीएनए की चाहिए ना, राइट। ऐसे तो नहीं रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर दो रेप्लिकेशन, तो एक टारगेट साइट तो होनी चाहिए, वो टारगेट साइट मेरे पास ORI है। याद रहेगा सबको पॉइंट अच्छे से, राइट। प्रोकैरियोट्स के अंदर इस ORI को हम नाम देते हैं ORIC। इन द प्रोकैरियोट वी नेम इट एज ORIC। सी मींस इकोलाई, क्योंकि ये सबसे पहले इकोलाई में ही फाइंड की गई थी, राइट। तो आई जस्ट नेम इट एज द ORIC इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। इट इज आल्सो कॉल्ड ARS। ARS मींस ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस इन द केस ऑफ यूकैरियोट। यहाँ मैंने ये पॉइंट इसीलिए डाल दिया ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर रहे, राइट, कि हमारे पास कैसे है। तो हम इसे कहते हैं ARS। ARS का मतलब autonomous replicating sequence, we just name it as autonomous replicating sequence, right। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट बचा अच्छे से, right, we define over here, राइट। हाँ जी, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है बेटा? टेम्पलेट मींस अगर मैंने कहा ये 2 मेरे पास पेरेंटल स्ट्रैंड थे, जब आप एक डॉटर में भेज रहे हो तो जिसके कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हो, जिसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हो, वो टेम्पलेट है। ठीक है, मैं यूज किसकी इंफॉर्मेशन को कर रही हूँ? डीएनए के स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को कर रही हूँ ना, ताकि मैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री बना सकूं। तो वो जो डीएनए का स्ट्रैंड है मेरे पास क्या कहलाया जाएगा? दैट्स अ टेम्पलेट डीएनए। एवरीवन अंडरस्टूड ना यहाँ तक? कंप्लीट। अच्छा, अब हम कहते हैं प्रोकैरियोट के अंदर एक कंडीशन होती है जिसे हम डिफाइन करते हैं, राइट, कि इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट देयर इज मोनो रेप्लिकॉनिक डीएनए सेगमेंट। पूरा डीएनए सेगमेंट पे एक ही ORI मिलेगा मुझे, single ORI is there, so I name it as monorepliconic DNA segment, right? One ORI across the complete means 4.6 into 10 raised to power 6 base pair के लिए एक ORI segment है। जबकि ह्यूमन के अंदर मल्टीपल ORIs हैं, यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ORIs हैं, राइट। तो हमारे अंदर क्या होता है? कुछ पार्ट डीएनए का रेप्लिकेट होता है फिर रुक जाता है, फिर कुछ पार्ट डीएनए का रेप्लिकेट होता है फिर कुछ रुक जाता है, फिर रेप्लिकेट होता है फिर कुछ रुक जाता है। तो उसके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज मल्टी रेप्लिकॉनिक, in the case of prokaryote it is monorepliconic। याद रहेगा पॉइंट, राइट। तो प्रोकैरियोट के अंदर मोनोरेप्लिकॉनिक, यूकैरियोट के अंदर मल्टीरेप्लिकॉनिक प्रोसेस हमारे पास रन करता है।
अंडरस्टूड यहाँ तक? राइट, कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से समझ आ चुका है? पहले 2 रिक्वायरमेंट्स, आगे बढ़ जाऊं क्योंकि रिक्वायरमेंट सबसे मेन है बेटा। राइट, रिक्वायरमेंट अगर क्लियर हो गया तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी समझ आने लग जाएगा। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन, अब मुझे अगर नया स्ट्रैंड बनाना है बच्चे, तो नया स्ट्रैंड बनाने के लिए मुझे उसके वो भी तो चाहिए, दैट इज सबस्ट्रेट भी तो चाहिए जिससे मैं नया स्ट्रैंड बनाऊंगी। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आपने कह तो दिया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के लिए बेसिस 2 तो सही, तो बेसिस कौन होंगे? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। So I'm going to have the deoxyribonucleotide DNMPs which are initially activated, जो हम initially activate करते हैं DNTPs कैसे करते हैं वो मैं अभी समझाऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ हम रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं। एंजाइम, ये सब एंजाइम मुझे चाहिए, हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, टोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइकेज, राइट, प्राइमेज, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फेटेज, ये सब एंजाइम हमारे पास वर्क करे ताकि एक्चुअल में हम ये शो कर सके कि हमारे पास वर्क कैसे चलेगा। ठीक है, राइट, ये सब एंजाइम्स मुझे रिक्वायर्ड है प्रोसेस के दौरान। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि हम पूरी, अब मेरे को रिक्वायरमेंट समझ आ गई, अब इस रिक्वायरमेंट को यूज करेंगे और प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करेंगे। राइट, जैसे जैसे अब मैं बताती चली जाऊंगी वैसे वैसे सबको समझते चले जाना है, उसी के साथ साथ नोट डाउन, ये साथ साथ प्रोसेस होता रहना चाहिए। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं एक वीडियो अरेंज कर सकूं नेक्स्ट क्लास के लिए, राइट, ताकि मैं एमएस पे वो वीडियो आपकी चलाऊं। राइट, देखते हैं एमएस पे चल पाएगी नहीं चल पाएगी वीडियो, राइट, रेप्लिकेशन की। जब हम पूरा प्रोसेस पढ़ लेंगे तो वीडियो से बड़ा आराम आ जाएगा, आसानी हो जाएगी आपको ये बात समझने की, राइट, कि कैसे हमारे पास जाता है। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन दिस, हमने कहा इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएटेड, आपने शुरू करना है, जिसके कुछ स्टेप्स हैं। मुझे इनिशिएशन में करना क्या है, मुझे डीएनए के स्ट्रैंड को रेडी कर देना है, राइट, पेरेंटल स्ट्रैंड को इस तरीके से रेडी कर देना है कि डीएनए पॉलीमरेज आए, उस पेरेंटल स्ट्रैंड के अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाए और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड करके प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो मुझे उतनी तैयारी पूरी कर देनी है कि डीएनए पॉलीमरेज काम कर सके। तो अब हम तैयारी एक एक स्टेप बाय स्टेप करके करेंगे। मैंने कहा सबसे पहला स्टेप मेरे पास जो इनिशिएशन का आता है, दैट इज बाइंडिंग ऑफ हेलिकेज व्हिच इज कॉल्ड डीएनए अनविंडेज एंजाइम, जिसे ओआरआईसी पे आप बाइंड कराओ और डीएनए की अनजिपिंग करो। ठीक है, अब ये डीएनए की अनजिपिंग हम कैसे कराते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट, ताकि ये प्रोसेस हमें पूरा अच्छे से समझ आए। अब मैं पहले ओआरआई के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ORIC is a complete sequence which is present on both the strands of the DNA as complementary base pair. Complementary base pair के जैसे दोनों strands of DNA उसके carry कर रहे हैं। ठीक है, दोनों strands of DNA bind करते हैं। अभी बताऊंगी आपको, right? Let me complete this point ना, फिर समझ आएगा। ठीक है, तो अब मैंने कहा यहाँ पर ORIC एक्चुअल में 240 बेस पेयर है, और इसका आपको ये याद नहीं रखना कि कौन से प्राइम की तरफ है, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास ORIC में 240 बेस पेयर है और पूरा कंसेंसस सीक्वेंस है। जब मैंने ORIC को डिटेल में पढ़ा तो मुझे इस पूरे सीक्वेंस के अंदर 2 साइट मिली। वन इज कॉल्ड एज अ 13-mer सीक्वेंस साइट, another is called as a 9-mer sequence site. मीन्स ये 13-mer sequence site एक ऐसा पूरा का पूरा सीक्वेंस है जिसके अंदर 13 बेस पेयर के 3 जो है हमारे पास सेट्स हैं, 3 sets of 13 बेस पेयर ईच, जो एक के बाद एक लगे हुए हैं। I name that complete together as 13-mer sequence. तो 13-mer sequence का मतलब we have a tandem array. Tandem array का मतलब one after another. Tandem array of 13 बेस पेयर सीक्वेंस, 13 बेस पेयर सीक्वेंस का हर एक स्ट्रेच जो है ना, ये एक जो मैंने बॉक्स बनाया ना, ये 13 बेस पेयर का बना, ये अगला बॉक्स भी 13 बेस पेयर का, उससे अगला भी 13 बेस पेयर का, तो 13 बेस पेयर के 3 मैंने बनाए ऐसे साइट्स, और उनको पूरे को मैंने कह दिया 13-mer सीक्वेंस। करेक्ट एवरीवन? आगे मैंने एक सीक्वेंस बनाया 9-mer सीक्वेंस। 9-mer सीक्वेंस मेरे पास वो है जहां पर मैं 5 साइट लेके चलूंगी, हर साइट में मैं 9 बेस पेयर का सीक्वेंस ऐड करूंगी। ठीक है, और टोटल को मैं नाम दे दूंगी एज अ 9-mer साइट। टोटल को मैंने रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ 9-mer साइट। अंडरस्टूड? राइट, ये मेरे पास पूरा ORIC का कैलकुलेशन, ये पूरा मेरे पास उसका अरेंजमेंट, कैसा मुझे स्ट्रक्चर उसका दिखता है। राइट, अब दिमाग में आ रहा होगा क्यों पढ़ रहे हैं हम, राइट, व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट दिस ORIC। राइट, तो हमने कहा ORIC को बच्चे हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हेलिकेज, अब मुझे सबसे पहला स्टेप करना है हेलिकेज की बाइंडिंग करानी है। मैं हेलिकेज की बाइंडिंग रैंडमली किसी भी पार्ट ऑफ डीएनए से शुरू नहीं कर सकती। ORI सेगमेंट डीएनए के पहले बेस से ही शुरू होते हैं। ORIC जो है ना, डीएनए के फर्स्ट बेस से ही शुरू होते हैं।
मुझे इसमें किसी भी तरीके से हेलिकेज की बाइंडिंग इस पहले बेस से ही करानी है ताकि मेरे रेप्लिकेटेड कॉपी में एक भी बेस मिस ना हो जाए। आई डोंट वांट कि मेरे पास एक भी बेस मिस हो जाए, मुझे सारे बेस कंटिन्यूअस रखने हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से मुझे पहली बाइंडिंग यही करानी है। समझ आया पॉइंट? तो ऑन दैट ग्राउंड मैंने ये कहा कि मुझे हेलिकेज को ORIC से ही बाइंड कराना पड़ेगा। पहला रीजन क्लियर हुआ बेटा? अब पॉइंट आया, ORIC सॉरी हेलिकेज ORIC को तो पहचानते हैं लेकिन ORIC में वो कहीं भी रैंडमली बाइंड हो जाएगा। मान लो हेलिकेज आया और आके ये 9 मर पे बाइंड हो गया। अगर ये 9 मर पे बाइंड हुआ बेटा, तो टेल मी जो आपकी न्यू कॉपी बनेगी उसमें 13 मर वाला सीक्वेंस जाएगा क्या? नई कॉपी में 13 मर वाला सीक्वेंस जाएगा या नहीं जाएगा? नो, राइट? इज इट रिजल्ट इन द फंक्शनैलिटी लॉस? क्या फंक्शनैलिटी लॉस होगी? क्या मैं उसको अफोर्ड कर सकती हूँ कि फंक्शनैलिटी लॉस हो? नो। तो हमने कहा क्या करें? वी सेज डू वन थिंग, 9 मर को छुपा देते हैं, 9 मर को हाइड कर देते हैं कि अगर हेलिकेज ढूंढता 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 आ रहा है, इमेजिन करो राइट, कि एक ऐसा है कि बेसिकली हम मैग्नीफाइंग ग्लास से सर्च कर रहे हैं, उसने ORIC को पहचान लिया, अब उसको लगा यार ये तो ब्लॉक है, इसका मतलब मुझे इसके आगे लगना पड़ेगा, राइट ना? तो मैंने 9 मर को अच्छे से कवर कर लिया, और हेलिकेज की बाइंडिंग 13 मर के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे करा दी। मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, राइट? मुझे काम यही कराना था, जो काम मेरा अकम्प्लिश हो गया कि मेरा 13 मर सीक्वेंस के अपस्ट्रीम का मतलब उससे पहले 13 मर से पहले वाले साइड पे मेरे पास बाइंड हो गया। समझ आया पॉइंट? उसके लिए मुझे पहले 9 मर को हाइड करना पड़ेगा, तो मैंने एक प्रोटीन लगाया, DNA A प्रोटीन। अब प्रोटीन का नाम लिखते हुए जब भी लिखोगे ना, तो DNA में कैपिटल में लिखना है DNA, right? तो I have DNA A protein binding at the 9 mer site of ORIC के 9 mer site पे आपने DNA को बाइंड कर दिया। आपने जैसे DNA को बाइंड किया, कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ से हाइड हो गया। DNA B विच इज हेलिकेज एंजाइम, DNA हेलिकेज का दूसरा नाम है DNA B, ये आके 13 मर पे बाइंड हो चुका है, राइट? फर्स्ट 13 मर सीक्वेंस है ना बेटा, राइट? नंबर लाइन पढ़ते हैं, अच्छा नंबर लाइन से क्लियर होगा ये कंसेप्ट। नंबर लाइन सबको याद है? नंबर लाइन का बेस सेंट्रल पॉइंट कौन सा होता है? 0 होता है सेंट्रल पॉइंट, राइट? नंबर लाइन का सेंट्रल पॉइंट इज 0, राइट? हाँ, अब 0 से अगर मैं माइनस की तरफ जाऊंगी और 0 से प्लस की तरफ जाती हूँ, जब कोई सीक्वेंस 13 मर है, 13 मर का स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, आप 13 मर से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, जैसे आप नंबर लाइन पे नेगेटिव, वैसे इमेजिन करो, इसका मतलब आप उससे पीछे जा रहे हो, मींस आप उसके अपस्ट्रीम जा रहे हो। लेकिन अगर आप 0 के, दैट इज 0 से प्लस की तरफ जा रहे हो, तो आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो। इसका मतलब यहाँ मुझे इस लाइन से बताओ, क्या 9 मर इसके डाउनस्ट्रीम पे प्रेजेंट है 13 मर के, या अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट है? Is 9 mer present at the downstream of the 13 mer or upstream? Very good guys, downstream, right? Downstream. I say बेटा, मैंने ये कहा नंबर लाइन अगर मैं 13 मर को लेट सपोज 0 लेके चलूं, तो अगर 13 मर 0 है, तो 0 से मैं लेफ्ट में जाती हूँ, मेरे हैंड के हिसाब से अगर ये 0 है, मैं 0 से लेफ्ट में जाती हूँ, तो मेरे लेफ्ट में माइनस आता है, यहाँ पर राइट में मेरे पास प्लस आता है, तो प्लस वाला मेरे पास 9 मर हो गया ना। जो सीक्वेंस 13 मर के मींस प्लस साइड पे प्रेजेंट है, 0 के प्लस साइड पे प्रेजेंट है, वो डाउनस्ट्रीम, जो माइनस साइड पे प्रेजेंट है वो अपस्ट्रीम, राइट? तो अब आप हेलिकेज की बाइंडिंग कहाँ कराना चाहते हो, डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम? आप कहाँ बाइंडिंग कराना चाहते हो ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके? अपस्ट्रीम। वेरी गुड गाइस, राइट अशोक? आप बाइंडिंग कहाँ कराना चाहते जा गया यहाँ पे प्रोसेस बचा, राइट? और जैसे ही हेलिकेज आता है ना, जैसे ही आपका यहाँ पर बाइंडिंग होती है, राइट, DNA B की, DNA हट जाता है, क्योंकि अब तो उसका आगे कोई काम नहीं है, तो वहां से बेसिकली सेपरेट हो जाएगा, राइट? तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर डिफाइन किया। देखो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना, राइट? दिस इज द इमेज आई हैव टेकन फ्रॉम माय बुक ओनली, राइट? और ये पॉइंट अब क्लियर होगा ना। सी, ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है। ORIC की साइड दिख रही है 9 मर और 13 मर, राइट? अब ये मेरे पास पूरा साइड, यहाँ पर देखो 9 मर के साथ जाके कौन बाइंड हो गया? DNA A, ठीक है? DNA जैसे बाइंड हो गया, इसको फोल्ड कर लिया। हु इज द एक्सपोज साइड नाउ? दिस वन 13 मर, ये जाके हेलिकेज यहाँ पर बाइंड हो गया। DNA B आया, DNA B को लाने वाला DNA C, इतना याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ DNA B याद रखो। DNA B आया, DNA C क्योंकि बाहर चला जाएगा, DNA B जाके बाइंड हो गया, राइट? दोनों स्ट्रैंड्स पे, एंड अल्टीमेटली आई हैव द कंप्लीट ओपनिंग टू बी डन। ओपनिंग मैंने शुरू कर दी। यहाँ पर समझ आ गया यहाँ तक का पॉइंट बचा, राइट? अंडरस्टूड? आई स्टार्टेड विद द ओपनिंग ऑफ द DNA हेलिक्स, राइट? कंप्लीट। अच्छा, हेलिकेज देख रहे हो, 2 टायर की तरह बना रखे, राइट? इज लुकिंग लाइक हेलिकेज टायर, राइट? ये टायर आपका डाइमर है, 1 स्ट्रैंड
one helicase unit on the one strand, another helicase unit on the another strand. ठीक है, राइट. जैसे हम टेट्रामर कहूंगी, अभी मैं टेट्रामर बताऊंगी इसको, क्योंकि एक यूनिट के अंदर एक डाइमर होता है पूरा, 2 यूनिट्स एक साथ, उसे हम कहते हैं. ये पॉइंट क्लियर है. फिर मैं हेलिकेज के एक्शन पे चलूं. डन. कौन सा डायग्राम? ये वाला, फर्स्ट वाला, दिस वन, राइट. इतनी डिटेलिंग इसमें नहीं है बेसिकली. ये 13 मर वाली 3 साइड, 9 मर वाली 5 साइड, ऐसे 4 दिखाई है. डिस्टेंस थोड़ा बीच में ज्यादा दिखा है, राइट, क्योंकि एक्चुअल होता भी है, लेकिन हम आपको उतना डिटेल में पढ़ाते नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ डायग्राम में, सिंपल डायग्राम में एक साथ बता दिया आपको. डीएनए ए प्रोटीन आपने बस लगाया कहाँ पर? 9 मर की साइड पे. 9 मर की साइड पे डीएनए ए प्रोटीन लगाते ही, राइट, आपने बेसिकली क्या कर दिया, राइट. नाउ अब हमने कहा जैसे डीएनए ए प्रोटीन आपने वहां पर बाइंड कर दिया, डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करते ही आपका बेसिकली, राइट, वो पूरा फोल्ड हो गया उसके साथ, और कौन एक्सपोज हो गया आपका यहाँ पर? द एक्सपोज पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड टू बी 13 मर. 13 मर जैसे एक्सपोज हो गया अंकुर, वैसे ही आपका डीएनए भी वहां पर आके बाइंड कर गया और उसने उसकी ओपनिंग करानी शुरू कर दी. समझ आ गया पॉइंट अब सबको? क्लियर है? अंडरस्टूड? नाउ कंप्लीटेड विद द डायग्राम, राइट. सेकेंड डायग्राम मैं समझाऊंगी, उससे पहले वेट, स्लाइड कहाँ चली? एक सेकेंड. ओके, अनकॉइलिंग ऑफ 13 मर के बाद क्या होता है? ओके, वेट सानिया, जस्ट गिव मी अ सेक. एक मिनट, स्लाइड्स में देखूं, पता नहीं कहाँ चली गई. एक मिनट रुकना. हाँ जी, जब आप बेटा 13 मर पे बाइंड करते हो, 13 मर की अनकॉइलिंग होगी ना, अब उसके बाद ही पढ़ना है हमें सानिया क्या होगा, राइट. 13 मर की बस कॉइलिंग करा लें एक बार, राइट. उसके बाद वाला कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम क्या कराने वाले. अच्छा, अभी पीपीटी में स्लाइड्स पता नहीं क्यों नहीं दिख रही हैं, तो मैं इसको ना पीडीएफ में खोल रही हूँ, ठीक है. तो पीडीएफ के अकॉर्डिंगली हम इसको पढ़ेंगे. मैं आपको पीपीटी में अरेंज करके दे दूंगी. एक मिनट, give me a minute please, let me open that. Okay, now let me share that PDF with you. Okay, what is DNA? DNA लिखा गलत अंकुर. DNA is a protein. ठीक है, DNA is a protein. Okay, everyone able to see the PDF? PDF दिख रहा है सबको? Okay, now let's come to the helicase one. हेलिकेज पे आ जाते हैं. ओके गाइस, ये मैं डाल दूंगी पीपीटी में, आपको मैं अपडेटेड पीपीटी दूंगी, डोंट वरी, राइट. हाँ जी, डीएनए ए इज अ प्रोटीन बचा. डीएनए ए इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन विच विल बाइंड. ये टाइप ऑफ प्रोटीन ही है जो आपका बाइंड करेगा, राइट, जिसे आप डीएनए ए प्रोटीन का नाम दोगे, राइट. और उसी के साथ साथ डीएनए ए प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ताकि हेलिकेज की प्रॉपर बाइंडिंग करा सके.
ठीक है। हेलिकेज एक आपका एटीपी डिपेंडेंट डीएनए अनविंडेज है। इट इज गोइंग टू बी एटीपी डिपेंडेंट डीएनए अनविंडेज बेटा, राइट, जहां पर हम इसमें डिफाइन करते हैं कि ये एटीपी को यूज करेगा और उसी के साथ साथ अनवाइंडिंग कराएगा, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी द एटीपी डिपेंडेंट अनविंडेज, राइट, जो हम यूज करते हैं यहाँ पर, राइट। उसी के साथ जो कैटलाइज क्या कराएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस को कराएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास कराएगा, राइट, जिसे हम डिफाइन करेंगे एज दिस। we will define hydrolysis of hydrogen bond, जरा ध्यान रखना, right? So remember that hydrolysis of hydrogen bond which is going to be there in this particular process में होगा हमारे पास, ठीक है, right? अब हमने कहा बच्चे इसके अंदर, right, resulting in the unzipping of the DNA strand, DNA strand की unzipping होगी, DNA strand open up हो, unzip का मतलब आपका open up होना शुरू होगा। अब कैसे होगा ये देखो ध्यान से, राइट, ये मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर डीएनए का है, होप एवरीवन इज एबल टू सी दैट। अब मैंने क्या किया है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास चेन होती है, राइट, व्हेन वी से अ पर्टिकुलर बैग होता है, बैग में जो चेन लगी होती है उसको जैसे खोलते चले जाओ, जब उसे खोलोगे ना तो थोड़ा सा खोलो थोड़ा बंद रहने दो, वो जो स्ट्रक्चर होगा ना वो डीएनए का स्ट्रक्चर दिखता है, दैट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आपने दो स्ट्रैंड्स थे, यहाँ पर इन दोनों स्ट्रैंड के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे ना आपने ब्रेक कर दिए, you just break the hydrogen bond between the two DNA stretch, दो DNA stretch के बीच में आपने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया और हेलिकेज जिस साइड पे बाइंड हुआ था 13 मर की साइड पे बाइंड हुआ था आगे की तरफ मूव करता चला गया, राइट। तो हेलिकेज वहां से लेके आगे की तरफ मूव करता हुआ चला गया हमारे पास। जब हेलिकेज यहाँ से लेके फ्रॉम द टॉप 13 मर से लेके आगे की तरफ मूव किया तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अनबाइंडिंग, अनबाइंडिंग की डायरेक्शन हो गई। ऑन दैट बेसिस हमने यहाँ हेलिकेज को यहाँ पर बाइंड करा दिया, सी हेलिकेज हमारे पास बाइंड हो गया है यहाँ पर, राइट। हेलिकेज इस पॉइंट पे रुका हुआ है। अब पॉइंट क्या है, ये स्ट्रक्चर देखो, इज इट लुकिंग लाइक अ वाई शेप स्ट्रक्चर गाइस, इज इट लुकिंग लाइक अ वाई शेप स्ट्रक्चर, वाई के जैसा दिख रहा है मुझे स्ट्रक्चर, और ये वाई के जैसा इज लुकिंग लाइक अ फॉर्क आल्सो, जैसे फॉर्क होती है खाने वाली वैसा भी दिख रहा है। आई नेम दिस एज द रेप्लिकेशन फॉर्क, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, आई नेम इज एज द रेप्लिकेशन फॉर्क, मींस एक रेप्लिकेशन के टाइम पे आपने वाई शेप स्ट्रक्चर बनाया which is a connecting link between, a connecting link किसके बीच में, unzipped DNA and zipped DNA, तो it's a connecting link between unzipped DNA and zipped DNA, तो unzipped और zipped के बीच का connecting link है जिसको आपने नाम क्या दे दिया, as a complete structure called replication fork, right everyone, right, replication fork define कर दिया, replication fork समझ आया, right। अच्छा मुझे बताओ what is the direction of opening of replication fork, is it in the direction of unwinding? What is the direction of opening of replication fork? Is it in the direction of unwinding or opposite to the direction of unwinding? Unwinding की डायरेक्शन में है या unwinding के अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। क्या होगा हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क की मूवमेंट की डायरेक्शन, जल्दी से, बिल्कुल इन द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग, राइट जो है इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में अनवाइंडिंग चलेगा उसी डायरेक्शन के अराउंड आपका रेप्लिकेशन फॉर्क मूव करेगा। एक्चुअली हमारी एनसीईआरटी ना, राइट, एक गलती करती है थोड़ी सी, वो रेप्लिकेशन फॉर्क को इस स्ट्रक्चर का नाम देती है। रेप्लिकेशन फॉर्क ना ये कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, राइट। रेप्लिकेशन फॉर्क इज अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन अनजिप्ड एंड जिप्ड डीएनए के बीच का। जिप्ड डीएनए का मतलब जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में है, अनजिप्ड का मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में नहीं है, राइट। तो अनजिप्ड आपका वो पोर्शन है जब हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नहीं मिलेंगे, और जिप्ड वो पार्ट है जब हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी है जो भी खुला नहीं है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है, जो पार्ट मेरा खुल चुका है उसके अभी भी क्या एडेनाइन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्या एडेनाइन अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है मेरे पास, राइट ना, एडेनाइन अभी भी बना सकता है, थाइमिन अभी बना सकता है। तो आपने तो ओपन एंड छोड़ दिए ना, ओपन एंड छोड़ दिए, हो सकता है ये दोबारा से रिवाइंड कर जाए, कैन बी अ पॉसिबिलिटी दे रिवाइंड अगेन, राइट। अब ये रिवाइंड कर जाएंगे तो कराई मेहनत तो सारी पानी में मिल जाएगी, राइट। इतना काम आपने कराया, हेलिकेज ने किया, और हेलिकेज एटीपी डिपेंडेंट है, हर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एटीपी को यूज कर रहा है, तो आप कैसे मैनेज करोगे कि इट इज गोइंग टू हैव इट, हाउ विल यू मैनेज इट। अब हमने कहा मैनेज कैसे करते हैं, हमने कहा इसके अंदर जब आप ओपन कर रहे हो, हेलिकेज ओपन करता जा रहा है, पीछे पीछे हेलिकेज के बहुत सारे छोटे छोटे एंजाइम घूम रहे हैं, और ये छोटे छोटे एंजाइम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। व्हाट आई नेम दिस एंजाइम एज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन मेरे पास बाइंड कर जाएंगे और बाइंड करके अनजिपिंग को प्रिवेंट करेंगे। दे आर गोइंग टू प्रिवेंट दी अनजिपिंग रीजिपिंग को प्रिवेंट करेंगे। तो हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड होंगे, स्टेबलाइज करेंगे सिंगल स्ट्रैंड को, सो दैट दे कैन प्रिवेंट रीजिपिंग, ताकि रीजिपिंग ना हो सके और
और दोनों जो हेलिकेज का काम है वो बड़े अच्छे से आगे की तरफ बढ़ता रहे। एम आई क्लियर एवरीवन? ये पॉइंट सबको समझ आया? अब मैंने कहा इसी के साथ एसएसबीपी के साथ एक काम होता है, हेलिकेज को, जहां पर हेलिकेज के फंक्शन को इसकी दिक्कत थी पीछे, वहां हेलिकेज के फंक्शन को आगे की बड़ी दिक्कत होती है। जो जिप डीएनए ना, ये क्या करता है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही जिप्ड है, ऑलरेडी पहले से ही हेलिकल फॉर्म में, ये अपने आप में एक और अपनी हेलिक्स बना लेते हैं, अपने आप को और अच्छे से कर्ल कर लेते हैं, ताकि हेलिकेज इनकी तरफ आ ही ना सके, हेलिकेज अप्रोच ही ना कर सके इनकी तरफ। अगर हेलिकेज इनकी तरफ अप्रोच नहीं कर पाएगा तो क्या वो रीजिप, जो इनके अंदर दोबारा से डबल जिपिंग हो रही है, डबल कॉइलिंग हो रही है, क्या वो हेलिकेज के एक्शन को प्रिवेंट कर देगा? डू इट प्रिवेंट द एक्शन ऑफ द हेलिकेज, राइट ना? हेलिकेज का एक्शन पूरी तरीके से प्रिवेंट हो जाएगा, राइट? अगर हेलिकेज का एक्शन प्रिवेंट हो गया तो क्या आपका पूरा प्रोसेस रेप्लिकेशन का कभी सक्सेसफुल हो सकता है? कैन इट बी सक्सेसफुल एनी हाउ? नो, राइट? डबल जिपिंग का मतलब जो आपका ऑलरेडी स्ट्रैंड है ना रजल काजल, जो बेसिकली पूरा स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंडेड, ये वापस ऐसे फिर से सुपर कॉइल करता है। डबल जिपिंग का मतलब सुपर कॉइल, ऑलरेडी कॉइल्ड है, ऑलरेडी हेलिक्स है, फिर से कॉइलिंग करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सुपर कॉइलिंग, ठीक है ना? नहीं तो फिर से कॉइल करके हमारे पास सुपर कॉइल कर देगा उसको। अब जब इसने सुपर कॉइल कर दिया इसको, तो उस सुपर कॉइलिंग के टाइम पे जब ये पूरा मेरे पास सुपर कॉइल हो चुका है, राइट, तो क्या हेलिकेज आगे जा सकता है? उस सुपर कॉइलिंग को हेलिकेज तो ब्रेक ही नहीं करता, हेलिकेज तो नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो मुझे एक एंजाइम की हेल्प ना और चाहिए, और वो एंजाइम मेरे पास कौन सा है? टोपोआइसोमरेज। वी हैव द अनदर एंजाइम एज द टोपोआइसोमरेज, राइट? तो हम टोपोआइसोमरेज को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो हेलिकेज की टेंशन को रिलीज कर सके, टू रिलीज द टेंशन ऑफ द हेलिकेज, ताकि हेलिकेज को कोई डर ना हो, हेलिकेज आगे की तरफ बड़े आराम से मूव कर सके। कैसे करता है रिलीफ? टोपोआइसोमरेज ब्रेक द सुपर कॉइल, जो सुपर कॉइल आ गया है ना, उनको टोपोआइसोमरेज ब्रेक करता है। इसका मतलब आगे को प्रॉपर सेफ करने के लिए आपने क्या करना होगा? टोपोआइसोमरेज देना होगा, और इसके लिए आपको क्या करना होगा? राइट, पीछे के लिए एसएसबीपी देना होगा। ये पॉइंट सबको समझ आ गया? एवरीवन अंडरस्टूड? ये पूरा कंप्लीट हुआ पॉइंट, राइट? क्योंकि अगर ये कंप्लीट होगा बच्चे, तभी आगे के स्टेप्स भी क्लियर होंगे। आगे अब मैं डायग्रामेटिकली बना रही हूँ, सबके साथ साथ बनते चले जाएं ये डायग्राम, राइट? मैंने पहले भी कहा है, सबके साथ साथ ये डायग्राम कंप्लीट होते चले जाएं, राइट? ओके, राइट ना। उसी के बाद हमने यहाँ पर कहा, राइट, एसएसबीपी फुल फॉर्म, एसएसबीपी इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ लिखी हुई है, नहीं लिखी मैंने, अच्छा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इज एसएसबीपी। देखो हमने क्या किया यहाँ पर, सी हेलिकेज था, हेलिकेज के आगे टोपोआइसोमरेज आ गया। अब डीएनए डरेगा यार, टोपोआइसोमरेज आ गया, अब सुपर कॉइल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सुपर कॉइलिंग से बच गया। पीछे एसएसबीपी आ गया तो रिकॉइलिंग से भी बच गया। मींस रेप्लिकेशन फॉर्क बड़े आराम से आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। कंप्लीट। अब हमने क्या कहा, यहां से अब आता है मेन काम। अब एवरीवन कंप्लीट विद एसएसबीपी एंड टोपोआइसोमरेज फंक्शन? Yes guys, topoisomerase को डीएनए गायरेज भी कहते हैं। टोपोआइसोमरेज आल्सो कॉल्ड डीएनए गायरेज। साइमल्टेनियसली, यस राना, साइमल्टेनियसली जैसे जैसे हेलिकेज बढ़ रहा है वैसे वैसे टोपोआइसोमरेज आगे बढ़ेगा, राइट? लेकिन बस आता थोड़ी देर बाद है, ऐसा नहीं कि हेलिकेज के आते ही तुरंत आ जाता है, हेलिकेज आया उसके थोड़ी देर बाद ये आपका आएगा, ठीक है, राइट? अब हमने कहा यहाँ पर विशेष आपने पूरा स्टेबल कर दिया, आपने रेप्लिकेशन फॉर्क बड़े अच्छे से स्टेबल मैनर में बना दिया। अब डीएनए पॉलीमरेज की बारी आई। हमने जाके डीएनए पॉलीमरेज से कांटेक्ट किया कि नाउ एवरीथिंग इज रेडी, थोड़ा खुल चुका है डीएनए, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द राइट रेप्लिकेशन, शुरू कर देते हैं। डीएनए पॉलीमरेज से अबाउट टू कंडीशंस। पहली कंडीशन कि आई विल पॉलीमराइज ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन, दैट इज आई कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ 3 to 5, राइट? मैं किसकी फॉर्मेशन को कैटलाइज करूंगा? 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट? कि 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन को मैं कैटलाइज करूंगा, राइट? मींस मैं हमेशा एक स्ट्रैंड 5 to 3 बनाऊंगा। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी जानते हैं 5 to 3 स्ट्रैंड बनता है, बन जाएगा आराम से, राइट? अब हमने कहा चलो ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट कर लेते हैं, बुला लेते हैं, राइट? डीएनए पॉलीमरेज स्टेट दी another condition, डीएनए पॉलीमरेज से दैट आई वोंट स्टार्ट द प्रोसेस, पहला बेस मैं ऐड नहीं करूंगा। और यही कंडीशन ना सबसे ज्यादा रिजिड बिहेवियर है डीएनए पॉलीमरेज का, राइट? और ये सिर्फ एक नॉवल बिहेवियर है डीएनए पॉलीमरेज का बेटा। डीएनए पॉलीमरेज के अलावा ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है कंडीशन रखने की। डीएनए पॉलीमरेज ने रखी हुई है ये जिसकी वजह से काम चल रहा है इनका, राइट? तो डीएनए पॉलीमरेज सेज दैट, राइट, कि आई वोंट इनिशिएट द प्रोसेस बाय माय ओन, आई वोंट ऐड द फर्स्ट बेस बाय माय ओन, बट यस आई कैन इलोंगेट द बेस। डीएनए पॉलीमरेज ने कहा ऐसा करो, एक छोटा सा मुझे स्ट्रैंड बना के दे दो नया,
उसमें नए बेसिस को मैं ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नए बेसिस को बड़े आराम से ऐड करूंगा, लेकिन पहले मुझे नया स्ट्रैंड बना के दो, राइट? फर्स्ट फॉर्म द न्यू स्ट्रैंड, पहले एक नया स्ट्रैंड मुझे डिफाइन करो, मुझे बना के दो, ठीक है, राइट? तो अब हमने कहा यहाँ पर कि जब ये काम हमारे पास हुआ, राइट, कि हमने कहा ये हमारे पास वर्क कर रहा है, तो अब हम इसको कैसे स्टडी करें? तो हमने कहा डीएनए पॉलीमरेज का काम कैसे पूरा किया जाए, राइट धनंजय? हमने कहा वी विल हैव अ शॉर्ट oligoribonucleotide formation which is called primer. हम एक छोटा oligoribonucleotide stretch बनाएंगे जिसे आप प्राइमर का नाम दोगे, राइट? अब मैंने कहा ठीक है, चलो आप प्राइमर का नाम अगर उसे दे भी दोगे, राइट, तो आप आरएनए का क्यों बना रहे हो? आप बना तो डीएनए रहे हो, क्वेश्चन मार्क आए ना दिमाग में, वाई यू आर मेकिंग दैट प्राइमर एज एन आरएनए? आप राइबोन्यूक्लियोटाइड का क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपको तो एक्चुअल में स्ट्रैंड डीएनए का बनाना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बनाना है, तो वाई यू आर मेकिंग इट, राइट? तब मैंने कहा कि बच्चे जो प्राइमर बनेगा मेरे पास वो आरएनए का, इसीलिए क्योंकि आरएनए बनाने के लिए एंजाइम जो चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो पहला बेस खुद ऐड कर सकता है। अगर मान लो आप डीएनए का स्ट्रैंड बनाते तो प्रॉब्लम तो वही आती ना, डीएनए पॉलीमरेज ने तो हाथ ही खड़े कर दिया ना कि मैं पहला बेस तो ऐड करूंगा ही नहीं। इसका मतलब आप पहला शॉर्ट ओलिगो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड तो बना ही नहीं सकते। फोर्सफुली यू हैव टू फॉर्म शॉर्ट ओलिगोराइबोन्यूक्लियोटाइड, आपको ओलिगोराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा, करेक्ट है एवरीवन, राइट? तो उसके बेसिस पे हमने कहा वी हैव टू यूज, हमें यूज एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि हमें यूज ही आरएनए पॉलीमरेज को करना है, और आरएनए पॉलीमरेज ने कहा भाई जो भी कर लो, मैं तो आरएनए बनाऊंगा। हमने कहा ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 9 से 10 बेसेस आरएनए के ऐड कर दो, राइबोन्यूक्लियोटाइड के ऐड कर दो, बाद में हम उसे हटाएंगे क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो डीएनए चाहिए। हम हटाएंगे कैसे, वो हम देखेंगे उसको, राइट? एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक, राइट? ये पॉइंट दोनों कंडीशंस अच्छे से क्लियर हुई? यस गाइस, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर, राइट? सबसे पहले मुझे पॉइंट क्लियर करो, यहाँ तक का सबका बन चुका है, ये कंडीशंस अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं? once again, okay ना, I say बेटा मेरे पास डीएनए पॉलीमरेज की सबसे मेन कंडीशन है, and the main condition of the DNA polymerase is that I have to do one thing, right? कि I will polymerize only in 5' to 3' direction, and along with 5' to 3' direction movement, right, I only and only elongate the chain, I never initiate the process, right? मैं दोबारा initiate नहीं कर सकता process को, for which we have a solution that we will form a short oligoribonucleotide which is made up of RNA units, which has to be made by DNA dependent RNA polymerase enzyme to let the formation of this complete primer occur, so that we provide a one unit, right, a short chain to the, right, किसको हम प्रोवाइड कर देंगे, डीएनए पॉलीमरेज, दैट इट कैन इलोंगेट इट प्रॉपर्ली, ताकि वो इसको आराम से इलोंगेट कर सके। अब समझ आया, राइट? तो अब मैं एक बार फिर से एंजाइम दोबारा रिवाइज करा दूं जरा जितने हमने किए। वी सेज बेटा हेलिकेज इज द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ओपनिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, right, opening कराने के लिए। During that opening, the recoiling, rejoining of the bases is prevented by SSBP, and the supercoiling, which is going to be done by the zip DNA, is prevented by topoisomerase. तो topoisomerase release the tension of, ये किसकी tension को release कर रहा है हमारे पास, हेलिकेज, and allow the helicase to work properly, ताकि हेलिकेज properly काम कर सके। ये हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर बना। तो अब सी एवरीवन, अब यहाँ से अब प्राइमर समझ आ गया ना सबको, अब आगे इसकी सिंथेसिस पे आ जाओ, राइट? तो अब सिंथेसिस थोड़ी ध्यान से समझना, ठीक है, राइट? अब मैं इसकी सिंथेसिस पे आती हूँ, तो ये डायग्राम जरा देखो इसके अंदर, एंड मेक इट वेरी मच क्लियर गाइस कि हम इस सिंथेसिस ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि इलोंगेशन का ये मेन पार्ट है। ये मेरे पास जो डीएन डॉट पेरेंट डीएनए है, इसका ओपन एंड है 3', इस पेरेंट डीएनए का ओपन एंड है 5'। ऑब्वियस सी बात है, एक स्ट्रैंड 5 to 3 होगा, एक 3 to 5 होगा। जो 5 to 3 होगा उसका ओपन एंड 5' होगा, जो 3 to 5 होगा उसका ओपन एंड 3' है, क्योंकि मैंने स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग किया, ठीक है? अब अगर मैंने कहा बच्चे, अगर मैंने स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग किया, राइट, तो बहुत ध्यान से इस चीज को क्लियर करना। ड्यूरिंग दिस पॉइंट ये 3' है, तो टेल मी गाइस इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? अगर ये 3' है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री 5' आएगा। पहले समझो फिर इस डायग्राम को ड्रॉ करना। 5' आएगा, 5' आएगा तो 5' टू 3' में छोटा सा स्ट्रैंड तो बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर 5' कॉम्प्लीमेंट्री जाएगा तो 5' के 3' OH ने नेक्स्ट पे अटैक करना है। Make it complement, I have to make it bind as 5' at the starting and 3' at the end, तो मेरे पास एक शॉर्ट चेन बन जाए आरएनए की, करेक्ट?
मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है बात भाई, ऐसे ही कर लेते। अब हमने कहा उस पे चलते जिसका ओपन एंड 5 प्राइम है। अब जिसका ओपन एंड 5 प्राइम है वहां अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इसके नीचे कौन सा स्ट्रैंड आएगा गाइस? इसके नीचे कौन सा आएगा, 3 प्राइम या 5 प्राइम? इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा आएगा, 3 प्राइम या 5 प्राइम? 3 प्राइम, वेरी गुड। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री इसके नीचे 3 प्राइम वाला आएगा तो क्या आप 3 प्राइम पे लास्ट बेस ऐड करोगे? डू यू ऐड अ लास्ट बेस ऑन द 3 प्राइम? क्या 3 प्राइम पे आप लास्ट बेस को ऐड करोगे? अगर आप 3 प्राइम पे लास्ट बेस को ऐड करते हो बेटा, राइट, तो क्या कभी इलोंगेट हो सकता है वो? हैज इट एबल टू इलोंगेट? क्या ऊपर टेम्पलेट है इलोंगेट करने के लिए? क्या डीएनए का टेम्पलेट बचेगा इलोंगेट करने के लिए? नो। तो क्या आपको वहां रखना चाहिए प्राइमर? नहीं ना। तो क्या मैं प्राइमर को वहां एंड पे ना रख के थोड़ा खिसका दूं? राइट, तो मैंने प्राइमर यहाँ, अब ये देखो, अगर ये 5 प्राइम है तो ऑब्वियस बात है ये एंड इसका 3 प्राइम होगा जो बॉन्ड बना रहा होगा आगे। तो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम रखा, स्ट्रैंड बनाया 5 to 3 प्राइम, राइट, और 3 प्राइम हमारे पास किसके कॉम्प्लीमेंट्री आ गए हैं, जो 5 प्राइम प्रेजेंट है। Done, right? This is the structure called binding of primase of replication form. Correct? Everyone understood till this point? Any specific doubt? Yes guys, डायग्राम बनाइए सबका साथ साथ। Yes or no? क्या वो कहाँ चले जाते हो बीच में? पोजीशनिंग फिर से वही मैं पूछ रही हूँ ना, पोजीशनिंग क्लियर है या नहीं है? राइट, पोजीशनिंग में हमने सिर्फ इतना कहा बच्चे, राइट, हमने कहा ये एंड मेरे पास ओपन, देखो ये एंड मेरे पास ओपन 3 प्राइम है, ओपन 3 प्राइम वाले एंड पे मैंने यहाँ पर क्या किया, राइट, 5 प्राइम मैंने 5 to 3 बनाना होता है स्ट्रैंड, तो मैंने यहाँ पर 5 बनाया, 5 के आगे 3 वाला रन कर दिया। अब यहाँ तो पूरा टेम्पलेट, अब टेम्पलेट का मीनिंग नहीं समझ आ रहा था ना, तो देखो ये पेरेंट का स्ट्रैंड टेम्पलेट हो गया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड होते चले जाएंगे। यहाँ अगर मैं ऐड करती इसके कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम और यहाँ 5 प्राइम, तो क्या आगे कोई टेम्पलेट रहता मेरे पास ऐड करने में? नहीं। अगर टेम्पलेट नहीं रहेगा तो मैं उसको पीछे ले आऊंगी। हाँ, डिसकंटिन्यूअस पढ़ेंगे धनंजय, डन, थोड़ा मैं इसको पीछे ले आऊंगी। उसके बेसिस पे मैंने यहाँ कहा, देखो, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बाय डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू जो आप पॉलीमराइजेशन करा रहे हो, राइट, वो पॉलीमराइजेशन रिक्वायर करता है शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड, राइट, जिसमें आपको which then can be elongated by DNA polymerase, क्योंकि DNA polymerase de novo process start नहीं कर सकता। Hence, there is need of short oligonucleotide stretch called primer to be synthesized by DNA-dependent RNA polymerase called primase. How now the replication fork is ready for the action of DNA polymerase. Right now, initiation completed. Right, everyone done यहाँ तक? Initiation समझ आ गया? फटाफट से मुझे जरा एक order बता दो enzymes का. Tell me the order of enzymes. Quickly, guys. Tell me the order of enzymes. Primer में 9 to 10. 9 to 10 Kajal. Not more than 9 to 10 bases. Yes, guys. What's the order of the enzyme? Very good, Rana. सबसे पहले हेलिकेज, फिर SSBP, फिर टोपोआइसोमरेज, फिर प्राइमेज, फिर लास्ट वन आपका डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना, ऐसे जाएंगे, गलती नहीं करनी है, राइट, बीच में मिस भी नहीं होना चाहिए। हेलिकोसोम क्या पढ़ा हमने? व्हाट इज हेलिकोसोम? अभी मैंने ऊपर डायग्राम में कुछ बना रखा था, अगर डायग्राम ध्यान से देखे हो तो ये चीज मुझे समझा पाओगे। हेलिकोसोम क्या होता है? जल्दी, हेलिकोसोम, हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज टुगेदर फॉर्म हेलिकोसोम, हेलिकेज एंड प्राइमेज टुगेदर इज कॉल्ड प्राइमोसोम, हेलिकेज प्राइमेज मिलके प्राइमोसोम, हेलिकेज टोपोआइसोमरेज मिलके हेलिकोसोम। याद रहेगा पॉइंट, राइट? तो ये याद रखना है बेटा अच्छे से। कंप्लीट, तो इनिशिएशन डन है अच्छे से। अच्छा, अब एक मुझे इसी डायग्राम में जो ऊपर बनाया है, फटाफट मुझे ये बताओ, इज द इलोंगेशन ऑफ, राइट, लाइन ध्यान से सुनना और देन टेल मी द आंसर,
is the elongation of 5 prime to 3 prime primer, right, on 3 prime to 5 prime parental stretch is in the direction of replication or opposite to the direction of replication? In the direction of replication or opposite to the direction of replication? Yes guys, क्या होगा आंसर? In the direction. Very good. And on the opposite strand? On the opposite strand, 5 prime to 3 prime parental primer move opposite. बिल्कुल सही. Right. NEET 2017 question. राइट 19 का क्वेश्चन अभी कराऊंगी, 2019 में जो क्वेश्चन है ना, राइट, अभी वो भी पढ़ाऊंगी, एलोंगेशन में आएगा कंप्लीट यहाँ तक. इससे क्वेश्चन ना बिल्कुल कंसेप्चुअल आएंगे बेटा, रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, राइट. ये लाइनें कहीं नहीं लिखी हुई, ये लाइनें आपको समझनी है और फिर आंसर करना कंप्लीट, राइट. अब हमने कहा इनिशिएशन रेडी हो गया, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर द इलोंगेशन. इलोंगेशन करते तो हमने कहा मेजर रिक्वायरमेंट क्या. अब आपने जब डीएनए का स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह रेडी कर लिया, आपने ओपन कर दिया, आपने एक नया स्ट्रेच बना दिया, राइट. तो वो जो नया स्ट्रेच आपका बना अपोजिट वाला, ओके का जस्ट वेट, मैं अभी एक फिगर दिखाने वाली हूँ तो अपोजिट वाला और अच्छे से क्लियर करती हूँ, राइट. तो अब मैंने कहा यहाँ पर मेन रिक्वायरमेंट मेरे पास, मुझे क्या चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, मुझे डीएनए पॉलीमरेज और बाकी के और एंजाइम्स चाहिए, क्योंकि मेन काम तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज ही करने वाला है मेरे पास. तो मैंने कहा जो पहला स्टेप है ना, वो जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े हुए हैं या साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट के पड़े हुए हैं, वो सब डीएनएमपी की फॉर्म में, they all are in the form of the DNMP, right. तो DNMP की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन एक्टिव सबस्ट्रेट और एनर्जी सोर्स जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था, वो DNTP है, राइट. तो मेरे पास एक्टिव सबस्ट्रेट और एनर्जी सोर्स तो DNTP है, लेकिन मेरे पास जो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है वो DNMP है, करेक्ट ना. तो मुझे पहले DNTP को किसमें चेंज करना पड़ेगा बच्चे, DNMP में. आई हैव टू चेंज DNTP टू DNMP. अब क्वेश्चन आता है हाउ टू चेंज इट, मैं इसे कैसे चेंज करूंगी DNMP को DNTP में. तो मैंने कहा क्या करते हैं हम इसमें, DNMP जो है उस पे H3PO4 डालते हैं और एंजाइम लेते हैं फॉस्फोराइलेज. आपने ऑलरेडी फॉस्फेट बना रखे हैं, मैंने पहले भी इसका स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया था, इसलिए फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड से आप 2 फॉस्फेट और जोड़ दोगे, आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, DNTP. It is now working as a substrate and energy source, and how it is working that I'll teach you in the coming class, राइट, कि हम इसमें कैसे वर्क करते हैं, राइट, हमारे पास कैसे वर्क होता है कंप्लीट यहाँ तक. अब मैं आपको आती हूँ अपोजिट वाले पॉइंट पे, वो पॉइंट जरा मैं आपसे डिस्कस करूँ. ओके, ये बीच की स्लाइड्स गायब हुई जो पीडीएफ में थी, एंड हाँ ये आ गया हमारे पास. हाँ जी, अब देखो जरा, राइट. नाउ सी इन दिस डायग्राम, ये डायग्राम देखना अभी, राइट, ध्यान से, हमने कैसे इसमें लगा रखा है. अभी कोई लेबलिंग मत पढ़ना इसकी, मैं इलोंगेशन में ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी आपको, प्रॉपर मैं लेबलिंग इसमें समझाऊंगी, अभी नहीं पढ़ना इसको, राइट. आप सिर्फ अभी स्ट्रैंड देखना, ओनली उस पर फोकस करना. देखो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है मेरे पास, ये हेलिकेज लगा हुआ है, हेलिकेज दिख रहा है, ये प्राइमेज एंजाइम, और ये आगे की तरफ टोपोआइसोमरेज मूव कर रहा है, ठीक है. ये मेरे पास स्ट्रैंड पेरेंट का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ब्लू वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये पेरेंट का मेरे पास स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है. 3 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री मैंने 5 प्राइम बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम बना, मेरे पास स्ट्रैंड आगे की तरफ मूव होता गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया. तो रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन कैसी है बेटा, ये डायरेक्शन है ना, एरो देखो, ये डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर्क की. तो उसके हिसाब से जब आपने प्राइमर बनाया तो इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क मूव हुआ. आपने यहाँ प्राइमर ये बनाया, अब प्राइमर कैसे मूव होगा, इस डायरेक्शन में ना, ये तो डीएनए स्ट्रैंड इस डायरेक्शन बनाएगा, ठीक है. जब डीएनए स्ट्रेच बनेगा, देखो ये डायरेक्शन देखो, डीएनए स्ट्रेच की सेकंड डायग्राम में डीएनए स्ट्रेच इस डायरेक्शन बना, फिर अगले प्राइमर पे जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में आएगा. तो इज इट मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट ना, तो इट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द रेप्लिकेशन फॉर्क. समझ आया पॉइंट काजल, अशोक, क्लियर है बेटा, राइट, पॉइंट क्लियर है एवरीवन, right? So in the direction opposite to the replication fork we have done the movement, while over here first strand is moving in the direction, right? Okay guys, तो ये हमारे पास specific point, right? Why is primer only on 3 prime to 5 prime? हाँ, primer नहीं, primase अंकुर, right? primase देखो, right, यहाँ primer यहाँ भी है बेटा, वो dissolve हो गया. मैं अभी जब पूरा मैंने अभी कहा ना, इसमें और चीजें मत देखना, सिर्फ डायरेक्शन देखना, क्योंकि मैंने इलोंगेशन पढ़ाया नहीं है, तो इलोंगेशन में मैं लाऊंगी इसके स्टेप को कि हम प्राइमर को हटा के भी डीएनए लगाएंगे, राइट, डीएनए के बेसिस ऐड करेंगे, वो भी हम करेंगे, ठीक है, राइट. हाँ जी, अब एक प्रोसेस पे आ जाओ यहाँ पर,
अच्छा ये तो आगे वाला ही काम हो गया। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो डीएनए इलोंगेशन, जब मैंने इलोंगेशन करना है बेटा तो सी ओवर हियर, राइट, ये मेरे पास स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बन रहा है, ये मेरे पास स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस बनेगा, राइट। ये हम कैसे बनाते हैं, कैसे इसको ज्वाइन करते हैं, राइट, दैट वी हैव टू स्टडी, व्हिच वी विल स्टडी इन द कमिंग क्लास। इलोंगेशन वाला पार्ट हम कमिंग क्लास में करेंगे। यहाँ तक का पॉइंट सबसे पहले क्लियर है एवरीवन? इनिशिएशन कंप्लीटेड? क्योंकि अब थोड़े आपके डाउट्स थे, जरा मैं वो डाउट्स खत्म कर दूं। यस, राइट, नोट हो गया ये वाले पॉइंट्स जितने आज हमने किए? ठीक है, साथ साथ ना नोट करते रहना इनको, ये डायग्रामेटिकली बनते रहने चाहिए। नहीं, दिस इज नॉट इट फॉर टुडे बेटा, राइट। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, मुझे टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन देखे थे, आप लोगों ने डाले हुए हैं, तो आई एम जस्ट मेकिंग दैट क्वेश्चंस टू बी क्लियर विद यू, राइट, सो दैट वो वाला पार्ट भी खत्म हो जाए। ठीक है, राइट, एक सेकेंड बस रुको, and then I'll start with this. Give me a second, guys. I'll open up your एक क्वेश्चन क्याज्मा वाला डाला हुआ था, क्या हो गया उस क्वेश्चन में? क्या डाउट आ रहा है उसमें, पहले मुझे ये बताओ। क्याज्मेटा वाला क्वेश्चन कहाँ है वो क्वेश्चन? यस, कुछ आ गया, राइट। क्या डाउट है बेटा उसमें? टेल मी दैट फर्स्ट। पहले उस डाउट के बारे में मुझे समझाओ जरा, फिर मैं आगे इसमें पढ़ती हूँ कि मैं क्या आपको बताना है मुझे इसके अंदर। राइट, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ chiasma forms between, right, the two between loci of gene A and B in 20% of tetrad of an individual, right, of genotype AB/AB, इसका मतलब कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, इसको ये लिखना चाह रहा है, राइट। आपको पेरेंटल गेमीट इसने दे दिए, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a स्मॉल b। अब आपको कैपिटल ए स्मॉल बी की बताना है। अब अगर क्याज्मा फॉर्मेशन ए बी के बीच में 20% ऑफ टेट्राड में हो रही है बेटा, तो क्याज्मा फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर ना, राइट। अगर क्रॉसिंग ओवर 20% हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन कितना हो गया बच्चे हमारे पास? 20%। अगर मेरे पास रिकॉम्बिनेशन भी 20% हो चुका है, राइट, तो कैन आई स्टेट दिस थिंग दैट मेरे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 20%? एम आई राइट? डन यहाँ तक? अगर मेरे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी मेरे पास 20% आ रही है, तो अब मुझे बता दो जरा गेमीट की, जो रिकॉम्बिनेंट गेमीट है उनका कितना आएगा? जल्दी से, रिकॉम्बिनेंट गेमीट का कितना आएगा? क्विकली गाइस, राइट। रिकॉम्बिनेंट गेमीट कितने आ जाएंगे आउट ऑफ टोटल? अगर मैं 100 लेके चलूं तो 100 में से रिकॉम्बिनेंट गेमीट्स आर 20, पेरेंटल गेमीट्स आर 80। अब उसमें से कैपिटल ए कैपिटल बी का कंटेंट कितना आ गया? 10। तो 5 कैसे आ रहा है आंसर आपका? यस गाइस, हाउ कम 5 इज कमिंग एज एन आंसर? प्रभात ने भी मुझे एक्सप्लेनेशन दी थी इसके ऊपर, राइट, कि 5 आंसर आ रहा है, राइट, बट 5 इज कमिंग अप एज एन आंसर। हाउ? यस गाइस, अब मुझे रिस्पांस नहीं मिलता, राइट, तो मेरे को कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है इसमें? यस, तो बेटा उसका आंसर 10 होगा, 5 नहीं होगा, करेक्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, इसी के बाद 144 क्वेश्चन धनंजय ने पूछा हुआ है। 144 क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीनोम टाइप्स आर प्रेजेंट इन टिपिकली ग्रीन प्लांट सेल? तो ग्रीन प्लांट सेल बोले, एनिमल सेल बोले, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, राइट। और ग्रीन प्लांट सेल सिंपल बोल रहा है टिपिकल ग्रीन प्लांट सेल, राइट। टिपिकल ग्रीन प्लांट सेल अगर आपको गिवन है तो उसके अंदर नहीं, आंसर बेटा 10 होगा। आंसर कहाँ दे रखा है सानिया? मैं इसको देखूंगी एक बार, आंसर इसका 10 ही होना चाहिए, 5 आंसर नहीं होगा, राइट। टिपिकली ग्रीन प्लांट सेल के अंदर आपका यहाँ पर 2 ही जीनोम होंगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर, राइट। कहाँ आंसर दे रखा है इसका? कहाँ से लिया है क्वेश्चन, बताओ जरा, राइट, टेल मी दैट प्लीज। क्वेश्चन लिया कहाँ से? 10 इज द आंसर, रेस कुछ 10 ही होगा बेटा, 5 हो ही नहीं सकता इसका आंसर। आंसर कैन नॉट बी 5, अगर दे रखा है तो उसको चेंज कर लो, ठीक है, राइट। अच्छा, और हो गया है? और कोई क्वेश्चन, कोई और डाउट किसी भी पॉइंट पे? डन? ओके गाइस, राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इलोंगेशन। अब इलोंगेशन से जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, राइट। तो अब मैं इलोंगेशन से स्टार्ट करूंगी। मैं यार डीएनए पर्सनली क्वेश्चन भेजा था, व्हिच इज रिच और नॉट। अच्छा, अशोक पर्सनली भेजा है, राइट, एक सेकेंड, लेट मी फाइंड। एक्चुअली बच्चा अभी ये हो गया कि नीट डिले होने की वजह से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गए, पता है आपको, और उसके सुबह के टाइम क्लासेस हो गई, तो अब आज ये मेरी 5th क्लास है पूरे दिन में, तो बैक टू बैक, इसलिए आज सुबह से टेलीग्राम पे आने का टाइम ही नहीं मिला, राइट, कि इसमें कैसे आया जाए। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर? एक क्वेश्चन यहाँ पर भेजा अशोक ने, दैट इज एरिडाइन 20 है, थाइमीन 20 है, राइट, तो A+T 20 होगा बेटा,
टोटल अगर जीसी निकाल रहे हो, हाँ जीसी निकाल रहे हो तो 60, G30 C30 बिल्कुल ठीक है, राइट अशोक, G36 30, ठीक है, राइट। यस जैस्मीन, अच्छा जिसने पर्सनल भेजे हुए ना जरा ग्रुप पे भेजो मुझे, तो पर्सनल ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये क्याज्मा वाला क्वेश्चन जैस्मीन अभी मैंने डिस्कस किया बेटा, सेम क्वेश्चन है, 10 आएगा इसका आंसर, राइट। 5 दे रखा है तो जस्ट चेंज इट, आंसर इज गोइंग टू बी 10, राइट। तो आंसर आपका 10 आएगा, 5 नहीं आएगा इसका, ठीक है। एंड जीशान ने भी मेरिस्टिक एंड सब्सटैंटिव फिनोकॉपी तो मैंने बता दिया था, बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे। सानिया ने भी कुछ पूछा हुआ है, प्लियोट्रॉपी के को जीन की पोजीशन कैसे अफेक्ट करती है। हाँ जी, प्लियोट्रॉपी को जीन की कैसे अफेक्ट करेगी इसके अंदर, राइट। वेट सानिया, प्लियोट्रॉपी इज बीइंग द वन जिसमें जीन की पोजीशन फिक्स होगी, बट हाँ वो मल्टीपल जीन्स नहीं इन्वॉल्व है, सिंगल जीन इन्वॉल्व है, तो जीन तो नॉर्मल रहेगा, उसकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। वो नॉर्मल रहेंगे आपके, उसकी पोजीशन पे आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। यस, एक्सप्लेनेशन में कौन सा आंसर बेटा अशोक, पूरा मुझे क्वेश्चन भेजना एक बार। एक्सप्लेनेशन में दिया गया कि रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होंगे ए बी, ठीक है वो ठीक है। सो फॉर वन इट इज, नहीं बेटा क्याज्मा 20 दे रखा है ना साने, अगर क्याज्मा 20 है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20 है, और अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20 है इसका मतलब 1 टू बी 10 एंड अनदर टू बी 10 एज वेल, ठीक है, राइट। तो वो मे बी उन्होंने मिस आउट कर दिया, 10 के हिसाब से कैलकुलेशन बना दी, क्योंकि ये एक बुक में आप देखोगे क्वेश्चन 10 के हिसाब से दे रखा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10 दे रखी है उसके अंदर, बस वो क्वेश्चन की ना लैंग्वेज चेंज कर दी, दिस भी टीचर ने बनाया, इसमें क्याज्मा कर दिया और 10 के 20 तो किया, लेकिन आंसर चेंज करना भूल गए, नहीं तो आंसर चेंज कर दो, ठीक है, राइट। अच्छा एक और राना ने थर्ड, हाँ लेवल 3 के क्वेश्चन भेजे थे, लेवल 3 कितनों का हुआ है ये तो मुझे बताया नहीं, किसी ने अपडेट ही नहीं दिया। लेवल 3 के क्वेश्चन का क्या सिनेरियो है भाई, कितनों के हो गए हैं लेवल 3 के क्वेश्चंस? यस, एक सेकंड ना, लेट मी सी दैट थिंग बेटा। कितने क्वेश्चन हमने लेवल 3 के कर लिए थे इससे पहले? कुछ क्वेश्चन शायद हमने डिस्कस किए थे ना। या सेक्शन 8 डन, ओके सेक्शन 8 डन। रेस्ट कब होंगे भाई? एक, हाँ ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जो ध्यान आ रहा है। हाँ एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एक 7th क्वेश्चन है इसमें, फीमेल plant with spadix inflorescence. I am reading the question guys and tell me the answer for that. Female plant with spadic inflorescence for 3 successive generation was cross pollinated with, right, male plant having simple spike for 3 successive generation, right. All the plants in the first generation with the spadix, सब plant का spadix आया, उसके बाद उन्होंने when the male plant among them were crossed with the female having simple spike, जब female simple spike ली गई अब spike आ गया, इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको? इज इट फॉलोइंग द मैटरनल इनहेरिटेंस गाइस? लैंग्वेज समझ आ रही है क्या? ये मैटरनल इनहेरिटेंस फॉलो कर रहा है मेरे पास? व्हाई मैटरनल इनहेरिटेंस? बिकॉज इट इज शोइंग ना कि जब मेल फीमेल लिया साइटोप्लाज्मिक, राइट, जब मेल फीमेल लिया तो कैरेक्टर से फीमेल का ही मिल रहा है, अब फीमेल को चेंज कर दिया तो फीमेल का कैरेक्टर फिर से आ गया, इसका मतलब इट इज शोइंग दी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सो आंसर इज एन एग्जांपल ऑफ oocyte इनहेरिटेंस, करेक्ट बेटा, राइट, oocyte इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया। नाउ 32nd क्वेश्चन, a woman who is heterozygous, right, at a given gene locus capital T small t, as children with the men who has genotype small t at the same locus. One of their children is capital T small t at that locus. When and where? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? Is it a question of aneuploidy guys? क्या ये क्वेश्चन एनीप्लॉइडी बता रहे हैं मुझे? अगर ये एनीप्लॉइडी बता रहे हैं तो इसका मतलब इसके अंदर अगर मेरे को क्वेश्चन में ये दे रखा है कि फीमेल जो है ना वो कैपिटल T स्मॉल t है, मेल जो है वो स्मॉल t है, प्रोजेनी जो है ना वो कैपिटल T स्मॉल t आया, तो एक स्मॉल t एक्स्ट्रा आया, तो एक स्मॉल t कब आया? जब नॉन डिसजंक्शन हुआ होगा। अब मुझे ये समझाओ, नॉन डिसजंक्शन मियोसिस 1 में होता है, मियोसिस 2 में होता है? नॉन डिसजंक्शन अक्कर ड्यूरिंग मियोसिस 1 और मियोसिस 2? नॉन डिसजंक्शन मियोसिस 2 में होगा। अगर नॉन डिसजंक्शन बेटा मियोसिस 2 के टाइम पे होता है, राइट, मियोसिस 2 में होता है, तो मियोसिस 2 में अगर फीमेल से कैपिटल T आ रहा है, फीमेल से तो कैपिटल T आएगा, मेल से स्मॉल t पूरा आ जाए तो हम काम हो जाएगा, राइट, बन जाएगा गैमीट मेरे पास, तो आंसर हो जाएगा मियोसिस 2 ऑफ द फादर, राइट, कि फादर के गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, मियोसिस के टाइम पे, राइट, इट विल फॉलो अप द थिंग, राइट एवरीवन, राइट। सो दिस इज बेसिकली बीइंग द कंसेप्ट ओवर हियर जो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। कंप्लीटेड, राइट, अंडरस्टूड यहाँ तक का पॉइंट, राइट, डन, राइट, ओके गाइस, क्लियर हो गया यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे, राइट। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट वन पे, yes this one, okay wait, अब और questions आ गए हैं, जरा let me talk about that। हाँ जी,
Now, one question was there by Dhananjay. Question number कौन सा है? Please tell the question. हाँ जी, bar body का question देखो जरा. Right. Regular classroom of NEET 2000. Yes, 22 and they are going on. Bar body in the mammals represent, right, one of the X chromosome in the female में एक X chromosome heterochromatin होता है ना, जिससे आप bar body define करते हो, right? तो you will define it as the all heterochromatin तो नहीं आएगा, Y chromosome नहीं आएगा, one of the two X chromosome in the somatic cells of the female. बिल्कुल ठीक है, right? Clear? Now the next one, most fruit fly. हाँ, ये question मैं next time कराऊंगी, ये थोड़ा लंबा question, लोकाई का मुझे बताना है, right? तो मैं next time आपको कराऊंगी, don't worry, right? I'll tell you about this question, right? Yes, completed. अच्छा, एक अशोक का question है यहाँ पर, percentage of adenine is 20 in DNA double helix of length 340 angstrom, number of guanine will be, right? अच्छा, ये देखो इसके अंदर, right? अगर लेंथ 340 एंगस्ट्रॉम है, नॉर्मली लेंथ कितनी होती है डीएनए की? टेल मी गाइस, नॉर्मली लेंथ डीएनए की कितनी होती है? हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है. 10 हेलिक्स आपने ले रखे हैं, ठीक है ना? 10 हेलिक्स आपने ले रखे हैं, इसका मतलब 340 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो यू हैव टेकन 10 हेलिक्स आपने एक साथ लिए हैं. एक हेलिक्स का आपका 34 एंगस्ट्रॉम गिवन है, राइट? और टोटल आपने 340 के अंदर 20 एडेनिन. हाँ बिल्कुल आंसर बच्चे, ग्वानिन 30 आएगा, ठीक है, राइट अशोक, ग्वानिन इज गोइंग टू बी 30, ठीक है, राइट. कंप्लीट. यहाँ तक पॉइंट बचा सबको अच्छे से? एवरीवन अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट इस पॉइंट से रिलेटेड? करेक्ट? यस. ओके, सो यस धनंजय, वंस अगेन अनदर क्वेश्चन. हाँ जी, एक क्वेश्चन और बेटा, लास्ट वन अब नाउ. वन ऑफ द पेरेंट ऑफ द क्रॉस हैज अ म्यूटेशन इन इट्स माइटोकॉन्ड्रिया and parent is taken as a male. Now tell me guys, ये question तो अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन पैकेज अगर किया तो किया होगा सबने. वन ऑफ द पेरेंट ऑफ द क्रॉस हैज अ म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया. पेरेंट के माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन हुई है एक पेरेंट में, और वो पेरेंट मेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेल में हुआ है. अगर फीमेल में होता तो म्यूटेशन एज सच प्रोजेनी में पास ऑन हो जाती, ठीक है ना, राइट? तो किसका एग्जांपल हो गया? कैन आई से इट्स एन एग्जांपल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, राइट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके गाइस, तो अगली क्लास थर्सडे एमएस टीम पे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, एमएस टीम पे आज भी लेनी थी मुझे, बट हाँ मुझे टाइम नहीं मिला इस